welcome to chapter number 9. So chapter number 9 audit of items of financial statements. This is a very important chapter. एग्जाम के अंदर इसका 6 to 8 मार्क का मिनिमम वेटेज है, कोई एग्जाम्स के अंदर ये 14 मार्क तक भी गया है। तो ये इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना जरूरी है और मैंने इंश्योर किया है कि बहुत सारा कंटेंट इसमें कवर्ड है कि आपको स्टडी मटेरियल को इतना गो थ्रू ना करना पड़े। तो आई कैन गारंटी दैट 70-80% ऑफ द रेलेवेंट थिंग्स आर कवर्ड हियर, मोर देन दैट इवन इन दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न दिस चैप्टर एंड ऑल। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन रेलेवेंट पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हमने इस चार्ट में रेलेवेंट पॉइंट्स डाले हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली क्या है, जो आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके जो इंडिविजुअल आइटम्स है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी होता है, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, बोरिंग्स होती है, इन सब का ऑडिट जब आप करोगे, एक्चुअली जब आप ऑडिट करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखोगे, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में कवर्ड है। वैसे अगर आप टर्नओवर का ऑडिट करोगे तो टर्नओवर के लिए आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, क्या क्या देखोगे, वो सब चीज़ इस चैप्टर में कवर्ड है। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट के आइटम्स देखेंगे, बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आइटम्स देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें असर्शन जो वर्ड है, असर्शन को मैंने चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ असर्शन का मतलब क्या होता है। असर्शन मतलब क्या होता है, असर्शन मतलब क्या होता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किए गए, लिखे गए सारी चीज़ें, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, फिर डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट्स, है ना, कितनी सारी चीज़ें होती है। जो भी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने लिख के दिया है ऑडिटर को, उसको असर्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, असर्शन। ठीक है, मैनेजमेंट अगर खुद कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रहा है या मैनेजमेंट जो भी ऑडिटर को बोल रहा है, उसको भी असर्शन कहा जाएगा। तो असर्शन का मतलब क्या होता है, एनी स्टेटमेंट, ठीक है, एनी स्टेटमेंट, एनी सेंटेंस और एनीथिंग, ठीक है, टोल्ड बाय मैनेजमेंट और एनी स्टेटमेंट डिस्प्लेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द मैनेजमेंट will be called as assertion, and each and every assertion should be checked by the auditor that the particular assertion is correct or not. तो बेसिक मैंने एक एग्जांपल बनाया है, XYZ लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी कैपिटल दिख रहा होगा, बोरिंग दिख रहा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा होगा, ये सब इंडिविजुअल असर्शन है, ये सब जो है ये इंडिविजुअल असर्शंस है। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट इससे क्या असर्शन कर रहा है, मैनेजमेंट इससे क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास में 1 लाख का इक्विटी कैपिटल है। This is an assertion made by the management in the balance sheet. We have 1,50,000 का borrowing. This is an assertion made by the management in the balance sheet. ठीक है, now हमको इस चैप्टर में क्या देखना है, बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, हमको इस चैप्टर में क्या देखना है, बेसिकली हमको 4 असर्शंस चेक करने हैं। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने अभी इस बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट ने पहला असर्शन हमको क्या बोला कि एग्जिस्टेंस, कि 2 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंप्लीटनेस, कि ये जो 2 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने दिया है ये कंप्लीट है, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट छुपा नहीं है। उसके बाद में आता है वैल्यूएशन। ठीक है, कि जो 2 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू है, दिस वैल्यू इज करेक्ट, दिस वैल्यू इज करेक्ट, दिस वैल्यू इज परफेक्ट एकदम। ठीक है, तो ये भी हमको मैनेजमेंट ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज करेक्ट। उसके बाद में आता है डिस्क्लोजर, ठीक है, दैट द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। ठीक है ना, सो बेसिकली ये 4 असर्शंस मैनेजमेंट हमको बैलेंस शीट के सारे आइटम्स के लिए करता है। तो आप ये अज्यूम कर लोगे, लाइक अगर बैलेंस, ये सब मैनेजमेंट ने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है क्या, नहीं, बैलेंस शीट में सिर्फ ये फिगर लिखा हुआ है 2 लाख प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन आप इससे ये 4 चीजें बोल सकते हो, ये 4 चीजें आप अज्यूम कर सकते हो कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि 2 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि 2 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा कंप्लीट है, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें कवर नहीं हुआ है। मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि 2 लाख का जो वैल्यू है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वो एकदम प्रॉपर है, और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो 2 लाख का वैल्यू है वो हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3। अब देखो ये जो डिस्क्लोजर वाला पार्ट है ना, हम लोग अभी जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें जो डिस्क्लोजर वाला पार्ट है ना, वो आईसीएआई के स्टडी मेट में कवर तो है लेकिन उतना एग्जामिनेबल नहीं है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन उसका आएगा भी तो वो 3 या 4 मार्क का आएगा डिस्क्लोजर के ऊपर, उसके ऊपर आएगा नहीं। और डिस्क्लोजर के ऊपर क्वेश्चन जनरली पिछले 3-4 अटेम्प्ट उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया सिर्फ, तो डिस्क्लोजर के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 9 में 30% तो डिस्क्लोजर ही है, तो वो आपको केवल पढ़ने के लिए है, वो सब सीए फाइनल में कवर होता है। ठीक है ना, चलो
अब हम लोग चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल कम टू अवर लेक्चर्स, ठीक है। फर्स्ट अभी मैंने कोई बैकग्राउंड दिया इस चैप्टर का, अब हम लोग फटाफट इस पे चार्ट पे आते हैं। तो पहला है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में हम इस पेज पे कवर करने वाले हैं शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स और ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसमें है ना एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक वो या तो स्पेसिफिक असर्शन को लेके पूछते हैं, ठीक है, कि बताइए कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय एन ऑडिटर इन रिगार्ड्स टू एग्जिस्टेंस असर्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में बताया है क्या वो रियली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये चेक करने के लिए आप क्या क्या ऑडिट पॉइंट्स कंसीडर करोगे, ठीक है। या फिर एग्जाम में वो स्ट्रेट सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि यू आर अपॉइंटेड एज सो एंड सो ऑडिटर एंड यू आर चेकिंग बोरोइंग्स, स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय यू एज एन ऑडिटर इन व्हाइल चेकिंग बोरोइंग्स। तब इसमें कोई स्पेसिफिक असर्शन को लेके नहीं पूछा हुआ है कि कंप्लीटनेस है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वैल्यूएशन बराबर है कि नहीं है। जनरिक पूछ ले कि बताओ क्या पॉइंट्स कवर करो, तो उसमें आप फिर कोई पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो आइटम्स के अंदर अलग अलग पूछने के चांसेस कम है उसमें मैंने कॉमन पॉइंट्स कवर कर दिए, और जिसमें अलग अलग पूछ सकते हैं उसमें मैंने अलग अलग पॉइंट्स भी कवर कर दिए, ठीक है। पहले हम लोग शेयर कैपिटल के ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी शेयर कैपिटल के लिए क्या बोलता है वो, टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन असर्शन, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसमें मेरे हिसाब से जेनरिक आएगा कि बताइए शेयर कैपिटल को लेके क्या क्या पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे, या फिर ये भी सकता है कि स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल एंश्योरिंग द एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन असर्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, ठीक है। नाउ इसमें क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करेंगे वो अपन देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो पूरा। हाँ, अब इसमें पहला है टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस टू द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस साल का जो पीरियड एंड मतलब 31 मार्च का जो शेयर कैपिटल का बैलेंस है उसको पिछले साल के बैलेंस से कंपेयर करो। 31 मार्च 24 का बैलेंस 31 मार्च 23 से कंपेयर करो। 31 मार्च 23 का बैलेंस 31 मार्च 22 से कंपेयर करो और देखो कि इसमें कुछ वेरिएशन है क्या। अगर है तो उसके रीजंस देखो कि क्यों वेरिएशन है। उसके बाद में आता है इन केस देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर ऑब्टेन अ रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द सीएस। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। आप पहले तो आप फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल दिया कि कंपेयर कर लो, ठीक है, टैली कर लो मतलब, ठीक है। और अगर कोई चेंज नहीं है, पिछले साल भी 2 करोड़ का शेयर कैपिटल था, इस साल भी 2 करोड़ का शेयर कैपिटल है, तो एक बार जस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए कंपनी सेक्रेटरी को बोल दो कि भाई लिख के दे दे कि कोई चेंज नहीं है। In case there is any change, verify whether the paid up share capital as at the period end is within the limits of authorized capital. आपको पता है कि paid up share capital cannot exceed the authorized share capital, करेक्ट है। तो आपको देखना है कि अगर कोई चेंज हुआ है, 2 करोड़ का शेयर कैपिटल अगर 3 करोड़ हुआ है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल है या नहीं है, ठीक है। सो इन केस देयर इज एनी चेंज, वेरीफाई वेदर द पेड अप कैपिटल एज एट द पीरियड एंड इज विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिमिट में वो है, ठीक है। 4 है चेक इफ द शेयर्स आर इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो अगर आपने कोई नए शेयर्स इशू किए हैं तो वो कैश के लिए किए हैं या फिर काइंड में किए हैं वो बता दीजिए, ठीक है। तो क्या 4 पॉइंट अगर आपको एग्जाम में आ गया कि शेयर कैपिटल चेक करना है, बताइए क्या पॉइंट्स कंसीडर करोगे, तो क्या लिखोगे। पहले तो पीरियड एंड बैलेंस को टैली करेंगे, अगर कोई चेंज नहीं है तो सीएस से कंफर्मेशन, रिटन कंफर्मेशन ले लेंगे। अगर चेंज है तो देखेंगे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से के लिमिट के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल है या नहीं है। और 4th हम देखेंगे कि शेयर्स को कैश में इशू किया है या काइंड में इशू किया है। उसके बाद में आता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके ऊपर एग्जाम में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय एन ऑडिटर टू चेक द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स कुछ भी नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होते हैं, एम्प्लॉय को जो ईसॉप मिलता है ना, ठीक है, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। सर ईसॉप क्या है, आपने एडवांस अकाउंट में पढ़ा है, मेरे मेन लेक्चर में कवर्ड है, 4 रिवीजन में कवर नहीं होगा। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो पहला क्या है, द इशू इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो ये जो मैंने इस चैप्टर के अंदर मैंने हर पॉइंट में बोल्ड कर रखा है। जो बोल्ड करा हुआ है ना, आप केवल उतना याद करो, एक पेज पे भले उतना आप याद कर लो, क्योंकि वो याद करोगे ना तो आगे पीछे के सारे लाइन आप अपने मन से बना सकते हो। एक इस पॉइंट के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है। तो ये मेरे जो बोल्ड किए हुए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स का ऑडिट करूंगा तो पहला क्या देखूंगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकता। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, द करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। और जो आपने ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसमें ये सब स्पेसिफाइड है कि नहीं है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं,
क्या मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कुछ कंसिडरेशन अगर एम्प्लॉयज से लेना है तो क्या कंसिडरेशन लेना है, और कौन से एम्प्लॉइज एलिजिबल है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, क्या सारे एम्प्लॉय एलिजिबल है या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल करनी होगी तब वो एम्प्लॉय एलिजिबल होगा, ये सब स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखा रहना चाहिए। उसके बाद में वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय द सेबी। अगर आपके क्लाइंट के जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो सेबी के जो रेगुलेशंस है क्या उनको फॉलो किया है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या पढ़े, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, दूसरा रेजोल्यूशन के अंदर लिखा होना चाहिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या उसके करंट मार्केट प्राइस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और थर्ड अगर आपका लिस्टेड है शेयर्स तो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो किया या नहीं किया। फोर्थ क्या है, द राइट्स, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स शैल बी एप्लीकेबल टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो भी राइट्स नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के हैं वही राइट्स हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स के भी होंगे, ठीक है। उसके बाद में चेक द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट एज रिगार्ड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, और रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट चेक करो एज रिगार्ड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, डन। तो ये हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स के पॉइंट हो गए। अब इसके बाद में आता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये 5th पॉइंट आप काट देना, ये 5th पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको काट दो आप, ठीक है, ये 5th पॉइंट आप काट दीजिए, ठीक है। नाउ क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलती से यहाँ पे ऊपर भी प्रिंट हो गया, ठीक है। नाउ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या है, पहला क्या है, अभी देखो हमने ऊपर नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लिया, फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इन केस कंपनी अपना कैपिटल रिडक्शन करना चाहती है, मान लीजिए 1 लाख का पेड कैपिटल है, कंपनी उसको 50,000 पे लाना चाहती है, तो कंपनी क्या करेगी, जो शेयर होल्डर्स है उनको उनका पैसा वापस दे देगी, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसा वापस दे देगी। ऐसी होता है ना रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल बहुत सिंपल होता है कि मान लीजिए हम 5 शेयर होल्डर्स हैं, हम सबके पास में 20-20 हज़ार के शेयर्स हैं। अब मान लीजिए कंपनी को कैपिटल रिड्यूस करना है, कंपनी ने क्या करी, हम सबको 10-10 हज़ार वापस कर दी और हमारे शेयर्स 10-10 हज़ार के शेयर्स कंपनी ने ले ली, तो कंपनी ने अपना कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या ऑडिट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो यहाँ पे कवर्ड है। एग्जाम के अंदर रिडक्शन ऑफ कैपिटल को लेके स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें पहला क्या है, वेरीफाई दैट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स हेल्ड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन वाज प्रॉपर्ली कन्वेंड, ठीक है। जैसे कि हमने स्वेट इक्विटी में देखा कि स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, वैसे ही पहला पॉइंट इसमें भी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता। वेरीफाई दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये देख लो कि आपकी कंपनी की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। अगर नहीं तो पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा और ये लिखवाना पड़ेगा कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट में मेन वर्ड क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड पॉइंट क्या है, examine that there has been no default with respect to repayment of deposits accepted by the company। ये देख लो कि कंपनी ने जो भी अगर कोई डिपॉजिट लिए होंगे, कोई भी बंदे से डिपॉजिट्स लिए होंगे तो कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है उसको रीपेमेंट करने में। ये तो मालूम पड़ रहा है कंपनी बाहर के लोगों के पैसे तो चुकता कर नहीं रही और खुद के शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रही है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है, एग्जामिन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कंफर्मिंग द रिडक्शन। अगर आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो तो आपको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर चाहिए कि हम वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ आप कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो, तो एज एन ऑडिटर आपको वो ऑर्डर भी देखना चाहिए। उसके बाद में चेक द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट एज रिगार्ड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रजिस्ट्रार जो होता है ना, कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है, आपने लॉ में पढ़ा होगा, वो भी एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए एलिजिबल है और इस कंपनी ने अपना रिडक्शन ऑफ कैपिटल इतने से इतने कर दिया है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल के अंदर 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज करना चाहिए, वो चेक कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है ट्रिब्यूनल का आपको ऑर्डर चाहिए। चौथा पॉइंट है रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट आप चेक कर लीजिए एज एन ऑडिटर। और उसके बाद में है अगर आपने कोई डिपॉजिट लिया होगा तो उसमें कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, ठीक है ना। डन। बस आप हिंदी में इसको याद रखोगे ना, इंग्लिश में इसको कंसिडर कर पाओगे। तो ऐसे इक्विटी शेयर कैपिटल को लेकर हमने 3 चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। चलो मजा आ गया। नाउ वी विल कम टू बोराइंग्स, ठीक है। अब बोरिंग में क्या बोलता है वो, बोरिंग में देखो मैंने ना असर्शन को तोड़ दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में असर्शन को साथ में रखा था, अब इसमें तोड़ दिया है। तो बोरिंग में ऐसा हो सकता है कि बोरिंग के कंप्लीटनेस के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट द ऑडिट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चेकिंग द कंप्लीटनेस असर्शन ऑफ बोरिंग्स, ठीक है। तो क्या है,
अगर आप ये कभी कंप्लीटनेस असर्शन मतलब क्या मैंने बताया था कि जितनी भी बोरोइंग्स बैलेंस शीट में अवेलेबल है, जितनी भी बोरोइंग्स बैलेंस शीट के टॉप शीट पे दिख रही है, जितनी भी अमाउंट की बोरोइंग्स बैलेंस शीट के टॉप शीट पे दिख रही है वो पूरी कंप्लीट है, उसके अलावा कोई भी बोरोइंग्स छूटी नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए आप क्या क्या ऑडिट पॉइंट्स देखोगे। पहला क्या है, पहला है एग्री डिटेल्स ऑफ लोन्स रिकॉर्डेड टू द लोन एग्रीमेंट। भाई जो भी लोन आपके बैलेंस शीट के टॉप शीट में दिख रहा है, मान लो आपके बैलेंस शीट के टॉप शीट में 10 करोड़ का लोन दिख रहा है, अब वो 10 करोड़ उन्होंने 10-20 लोग 50 लोग से लिए होंगे, है ना, उन सभी के एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट चेक करो और देखो कि भाई इसमें इंटरेस्ट रेट क्या था, नेचर क्या था, रीपेमेंट टर्म्स क्या थे, ठीक है, वो सब आप चेक करो। ठीक है, उसके बाद में ताकि आपको मालूम पड़े, अगर ऐसा कोई बंदा है जिसका कोई लोन एग्रीमेंट ही नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई फर्जी एंट्री कर रखी कंपनी ने, है ना। दूसरा है रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंस बैलेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरिंग्स। जितनी भी बोरिंग्स टॉप शीट पे दिख रही है, जितनी भी 20-30 लोगों से कंपनी ने बोरिंग ले रखी है, उनसे इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन ले लो कि एज पर ऐसे 505 कि भाई हमारे क्लाइंट के बैलेंस शीट में आपके नाम के ऊपर 10 लाख रुपए का बोरिंग दिख रहा है, क्या आपको हमारे क्लाइंट को 10 लाख रुपए का बोरिंग हमारे क्लाइंट ने आपसे लिया है नहीं लिया, करेक्ट है। तो रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। उसके बाद में आता है इन केस ऑफ डिबेंचर्स एग्जामिन ट्रस्ट डीड। अगर डिबेंचर की बात करें तो ट्रस्ट डीड एग्जामिन करो कि ट्रस्ट डीड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। अभी बोरिंग तो दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है ना। तो आप मैनेजमेंट से एक शेड्यूल ले लो कि भाई टोटल बोरिंग में से शॉर्ट टर्म कितनी है और लॉन्ग टर्म कितनी है। और लास्ट है रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डिटरमाइन इफ देयर आर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एट द ईयर एंड। आपका जो 31 मार्च है उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन हुए ना, आप वो एक बार देख लो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 31 मार्च के बाद में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, जो कि बोरिंग का ट्रांजेक्शन है और वो 31 मार्च को परटेन करता है, मतलब 31 मार्च का वो ट्रांजेक्शन है तो उसको बोरिंग में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो भी आप देख लो। मैंने ये चार्ट के अंदर सारे लॉजिकल पॉइंट्स कवर किए। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 5 मार्क 6 मार्क के ऊपर नहीं आ सकता ऑडिट के अंदर, क्योंकि 70 मार्क का ही डिस्क्रिप्टिव है। तो एग्जाम में जाके आपको केवल 6-7 पॉइंट ही लिखने हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल के अंदर 12-12, 15-15 पॉइंट है। उनमें से सबसे इजी 5 से 6 पॉइंट या 8 पॉइंट मैंने इस चार्ट में गैदर किए, तो आपको इतने लर्न करने। तो अगर बोरिंग के लिए, बोरिंग का कंप्लीटनेस को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, पहला आप लिखोगे कि आप लोन एग्रीमेंट चेक कर लोगे, डिबेंचर के केस में आप ट्रस्ट डीड को एग्जामिन कर लोगे, उसके बाद में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग का शेड्यूल आप ले लोगे, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शंस को आप रिव्यू कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा इंडिपेंडेंस बैलेंस कंफर्मेशन आप बोरोवर से ले लोगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमारे बोरिंग को लेके हो गए। उसके बाद में आता है कंप्लीटनेस ऑफ बोरिंग का हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि टू एस्टैब्लिश द वैल्यूएशन असर्शन, कि भाई बोरिंग के केस में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि बोरिंग सही अमाउंट पे वैल्यू है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर एक्स से आपने 10 करोड़ बोरो कर रखे हैं लेकिन आपने बैलेंस शीट के अंदर गलती से 1 करोड़ लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि बोरिंग का वैल्यू बराबर है कि नहीं। ठीक है, आपने सारा बोरिंग कंप्लीटनेस तो है, आपने हर बंदे का बोरिंग लिख तो रखा है लेकिन गलत वैल्यू लिख रखा है, वो चेक करने के लिए क्या ऑडिट पॉइंट्स रहेंगे। पहला क्या है, डिटरमाइन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेट आर एप्रोप्रिएट। ये देख लो कि कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक है क्या, एंड जिस तरीके से कंपनी डेट को रिकॉर्ड करती है क्या वो बराबर है या नहीं है, कि भाई एक ही आदमी जो सारे बोरिंग का अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है, नहीं, मेकर चेकर कंसेप्ट होना चाहिए। तो पहला क्या है, डिटरमाइन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेट्स। सेकंड क्या है, एग्री लोन बैलेंस एंड लोन पेएबल्स टू द लोन एग्रीमेंट। जो भी लोन बैलेंस दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर उसको लोन एग्रीमेंट से एक बार देख लो कि लोन एग्रीमेंट में भी उतना ही बैलेंस है क्या, वही सब टर्म्स है क्या। उसके बाद में रिकम्प्यूट द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इफ एनी। जो भी आपने इंटरेस्ट दिया होगा, आपने किसी से पैसा लिया था, आप उस पर ब्याज देते हो, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक कर लो कि भाई वो बराबर है या फिर कुछ गलती उसके अंदर है। अगर आप डिबेंचर की बात करो तो डिबेंचर को जब हम लोग रिडम्पशन करते हैं तो डिबेंचर को डिस्काउंट में भी रिडीम कर सकते हैं और प्रीमियम में भी रिडीम कर सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो वो भी एक बार देख लो। उसके बाद में फॉर फॉरेन करेंसी लोन, अगर आपने इंडिया के बाहर से लोन ले रखा है, चेक द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यूज्ड एंड वेरीफाई द कंप्यूटेशंस ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। अगर ऐसा है, अगर आपने फॉरेन करेंसी लोन ले रखा है तो उस केसेस में आपको ये चेक करना चाहिए कि क्लोजिंग एक्सचेंज, आपको फॉरेन करेंसी लोन ले रखा है तो आपको 31 मार्च पे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे उसको रीवैल्यू करना होता है, तो वो देख लो कि आपने बराबर रीवैल्यू किया या नहीं किया। ठीक है, एज पर AS 11। ठीक है, इन केस द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग,
ठीक है, एग्जामिन वेदर द लोन इज क्लासिफाइड एज सिक्योर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर ऐसा होता है आपके साथ में कि आपने जो सिक्योरिटी, आपने किसी को अगर पैसा दिया हो, ठीक है, मतलब कंपनी ने किसी को पैसा दिया है और उससे सिक्योरिटी ली है, होता है ना मॉर्गेज लेता है कुछ चीज, ठीक है, और अगर मान लीजिए जितना आपने पैसा दिया है उससे कम उस सिक्योरिटी की वैल्यू हो गई है, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी के मॉर्गेज पे किसी को पैसा दिया और प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम कम हो गई है, तो आपको ये देखना है कि वो जो लोन है आपने उसको प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया है नहीं किया है, उसको सिक्योर्ड क्लासीफाई किया या अनसिक्योर्ड क्लासीफाई किया। तो अभी तक बोरिंग के वैल्यूएशन में अपन ने क्या क्या पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट ये देखा कि जो वैल्यू है उसको लोन एग्रीमेंट से एक बार अपने को टैली करना है, अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिकम्प्यूट करना है। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन हमको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट्स बराबर देखने हैं कि सही तरीके से रीवैल्यू किया है या नहीं किया है। उसके बाद में अगर सिक्योरिटी लोन वैल्यू से, लोन आउटस्टैंडिंग से बिलो हो जाती है तो आपको देखना है आपने लोन का क्लासिफिकेशन बराबर किया है कि नहीं किया है, उसको सिक्योर ट्रीट किया है या अनसिक्योर ट्रीट किया, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर है क्या और कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेट आर एप्रोप्रिएट और नॉट, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बार हमने रिकैप कर लिए। अब लास्ट पॉइंट क्या है, ही शुड केयरफुली रिव्यू द बोरिंग्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज को जो बोरिंग दी है, रिलेटेड पार्टी से जो बोरिंग ली है उसको केयरफुली उसको रिव्यू करना है और एंश्योर करना है कि जो AS 18 है रिलेटेड पार्टी का वो बराबर तरीके से कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल है। तो पहला पॉइंट क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करना है, ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेट चेक करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करना है, फॉरेन करेंसी लोन के केस में करंट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट को बराबर देखना है कि सही तरीके से रिवैल्यू हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद में देखना है कि अगर सिक्योरिटी फॉल कर जाती है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के नीचे तो लोन को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया है नहीं किया है। उसके बाद में अगर रिलेटेड पार्टी से आपने लोन लिया है, लोन दिया है, तो आपको देखना है कि प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए। चलो यहाँ पे अपना बोरोइंग भी कंप्लीट हो जाता है। डन। नाउ देखो ये जो 4 रिवीजन लेक्चर है इससे आपको ये पॉइंट्स को लर्न करने का आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत करके उसको लर्न करना पड़ेगा, बट ये बहुत इजी चैप्टर है। अब आता है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एग्जिस्टेंस असर्शन, कि जितने भी ट्रेड रिसीवेबल आपने बैलेंस शीट में लिख रखे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्या आपने फर्जी लिख रखे हैं। इसके लिए आप एज एन ऑडिटर क्या क्या पॉइंट्स चेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेक वेदर देयर आर कंट्रोल्स इन प्लेस टू एंश्योर दैट इनवॉइसेस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस। क्या आपके इसमें क्या ऐसे कोई इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगा रखे हैं ये देखने के लिए कि कोई भी इनवॉइस डबल रिकॉर्ड ना हो जाए गलती से, ठीक है। अगर डबल रिकॉर्ड हो गया तो फिक्टिशियस हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई भी ट्रेड रिसीवेबल नहीं होगा। तो चेक वेदर देयर आर कंट्रोल्स इन प्लेस टू एंश्योर दैट इनवॉइसेस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस, कि एक से ज्यादा बार इनवॉइसेस रिकॉर्ड ही नहीं किए जा सकते। उसके बाद में आस्क फॉर अ पीरियड एंड अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट। एक एजिंग रिपोर्ट मैनेजमेंट से मंगा लो पीरियड एंड की। एजिंग रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कितने ऐसे अकाउंट रिसीवेबल है जो 90 दिन 0 से लेके 90 दिन तक आउटस्टैंडिंग है, कितने ऐसे अकाउंट रिसीवेबल है जो 0 से लेके 180 दिन तक आउटस्टैंडिंग है। मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने ऐसे अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस है जो बहुत लंबे लंबे समय से पेंडिंग है। तो आपको मैनेजमेंट को पूछना चाहिए ना कि भाई 5 साल से अकाउंट रिसीवेबल पेंडिंग क्यों है, पैसा क्यों नहीं ले रहे उससे, ठीक है ना। फिर चेक वेदर रियलाइजेशन इज रिकॉर्डेड इनवॉइस वाइज और नॉट। जो भी पैसा आपको ट्रेड रिसीवेबल से मिलता है उसको आप इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड करते हो या फिर बस ऐसे रैंडमली रिकॉर्ड कर देते हो कि भी आपको अगर किसी ट्रेड रिसीवेबल ने 1 लाख रुपए दिया तो ये 1 लाख रुपए किस इनवॉइस के अगेंस्ट दिया वैसा रिकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद में इफ एनी लार्ज बैलेंस इज ड्यू फॉर लॉन्ग टाइम, एक कोई बड़ा अमाउंट ड्यू है बहुत लंबे समय से, तो ऑडिटर शुड आस्क फॉर रीजंस एंड जस्टिफिकेशंस फॉर द सेम, कि क्यों इतने समय से ये पेंडिंग है और क्या जस्टिफिकेशन इस चीज का है, ठीक है। उसके बाद में आता है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। आपको डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल को लेटर लिखना है एज एन ऑडिटर कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूँ, मुझे बताइए इस कंपनी के बैलेंस शीट में आपके नाम का 1 लाख रुपए खड़ा है एज ए अकाउंट रिसीवेबल, क्या आप इस चीज को एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना चाहिए। इसके अंदर अभी एग्जाम के अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है कि स्टेट द मैनर इन विच डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर विल बी कंडक्टेड, ठीक है। तो ये हर कोई भी असर्शन हो, चाहे ट्रेड रिसीवेबल हो, चाहे ट्रेड पेएबल हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रोसीजर सेम ही रहेगा। इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया विच इज सेम फॉर ऑल। अब डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है, पहला है अ सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी इज टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट्स ऑफ अनपेड अकाउंट रिसीवेबल।
जितना भी भाई आपका अनपेड अकाउंट रिसीवेबल है वो बता दीजिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट के इसमें इतना अमाउंट खड़ा है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। द ऑडिटर एम्प्लॉइज डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसर्न ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट। जिसका भी ऑडिट हम लोग कर रहे हैं उनसे पूछ के ही हम लोग डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे अपने मन से भेज दिया, नहीं, पहले हम एंटिटी से पूछेंगे कि हमको डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर करना है तो हमको इस पर्टिकुलर एक्स पर्सन को लेटर भेजना है, ठीक है। उसके बाद में द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल टू बी सर्कुलराइज्ड शुड नॉट बी रिवील्ड टू द कंपनी। अब आप ट्रेड रिसीवेबल से आप डायरेक्ट कंफर्मेशन कर रहे हो। अब मान लीजिए एक कंपनी जिसके 10 लाख ट्रेड रिसीवेबल है, सबसे कर सकते क्या? नहीं। तो आप 10 लाख में से एक सैंपल बेसिस पे सिलेक्ट करोगे, कोई भी 1 लाख, तो वो आपको मैनेजमेंट को बताना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, मैनेजमेंट उनको फोन करके बोल देगा कि भाई हमारा ऑडिटर का कॉल आने वाला है, आप बोल देना कि आपके इसमें इतना ही बैलेंस है। तो द मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल टू बी सर्कुलराइज्ड शुड नॉट बी रिवील्ड टू द कंपनी। Where no reply is received, the auditor should perform alternate or procedures regarding the balances. अगर कोई रिप्लाई ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलता है तो ऑडिटर को कुछ दूसरे अल्टरनेट प्रोसीजर करने चाहिए। तो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर में हमने क्या पढ़ा? पहला कि इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी, ठीक है, टू ऑब्टेन डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल इन रिगार्ड्स टू द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग विद द कंसर्न ऑफ द एंटिटी ही हम लोग ये करने वाले हैं। उसके बाद में द मेथड ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल शुड नॉट बी रिवील्ड टू द कंपनी। एंड फोर्थ है, इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड देन यू हैव टू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर एग्जाम में आ गया कि ट्रेड रिसीवेबल का एग्जिस्टेंस असेसन चेक करने के लिए क्या क्या करोगे, तो आप क्या लिखोगे? पहला आप लिखोगे कि एजिंग रिपोर्ट आपको चाहिए, obtain aging report from the management of the trade receivable. If there is a large amount of item standing for a long period of time, then justification should be asked for the same, ठीक है। उसके बाद में रियलाइजेशन इज रिकॉर्डेड इनवॉइस वाइज और नॉट, ठीक है। उसके बाद में चेक वेदर देयर आर कंट्रोल्स इन प्लेस दैट नो इनवॉइस विल बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा एक्जिस्टेंस असेसन। नाउ हम आते हैं वैल्यूएशन असेसन। अगर ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन के बारे में पॉइंट्स लिखना है कि जो ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिख रहा है वो अमाउंट सही है नहीं है, तो क्या करोगे? पहला है रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू डिराइव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। कंपनी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे निकालता है उसका प्रोसेस एक बार रिव्यू कर लो। ऑब्टेन द एजिंग रिपोर्ट, सेम पॉइंट है, एग्जिस्टेंस में भी सेम पॉइंट है और वैल्यूएशन में भी सेम पॉइंट है। थर्ड है ऑल्सो ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन एंड कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर। कितने डेटर ऐसे हैं जिनके साथ में आपका केस चालू है, कोर्ट केस चालू है, क्योंकि आपका फाइट है कि भी हमारा इतना अमाउंट ड्यू है, वो बोलता है मेरा इतना अमाउंट ड्यू नहीं है, तो उसका भी एक रिपोर्ट ले। तो वैल्यूएशन में 3 पॉइंट हमने पढ़े, एक एजिंग रिपोर्ट, एक लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस, और उसके अलावा एक पॉइंट पढ़ा कि अपना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने का प्रोसीजर क्या है। ये 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथा पॉइंट क्या है? ही शुड चेक इफ प्रोविजंस आर मेड एट अप्रोप्रिएट रेट्स कंसीडरिंग द रिकवरेबिलिटी ऑफ अमाउंट ड्यू। कितना अमाउंट रिकवरेबल है उसके हिसाब से बराबर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना है नहीं बना है वो चेक करना है। उसके बाद में चेक दैट राइट ऑफ्स ऑफ द रिसीवेबल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि अब इससे कभी पैसा मिलना ही नहीं है, तो कोई भी एम्प्लॉय अपने मन से राइट ऑफ कर देगा क्या? नहीं, एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा जो बोलेगा कि हाँ भाई इस मिस्टर एक्स को राइट ऑफ कर दो, इससे कोई पैसा मिलना अपने को नहीं है, ठीक है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन असेसन के बारे में आया तो हम क्या लिखेंगे? हम 5 पॉइंट लिखेंगे। ये 5 में से 3 पॉइंट सिमिलर है। एक प्रोसेस ऑफ डेराइविंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरा द प्रोविजंस फॉर प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स फॉर द ट्रेड रिसीवेबल इज प्रॉपर्ली डन कंसीडरिंग द रिकवरेबिलिटी ऑफ अमाउंट ड्यू, और तीसरा कि राइट ऑफ्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। फिर 2 पॉइंट क्या है? एक तो एजिंग रिपोर्ट मंगानी है, ठीक है, और उसके बाद में एक हमको देखना है लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन, कितने डेटर्स है जो लिटिगेशन में। तो इस तरीके से वैल्यूएशन हो जाएगा। अब क्या है ये वाला लास्ट पॉइंट इस पेज पे, इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फॉर चेकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर सेल्स एज अ पार्ट ऑफ डेटर्स ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जो एंटिटी ने प्लेस कर रखे हैं फॉर चेकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर सेल्स एज अ पार्ट ऑफ डेटर्स ऑडिट प्रोसीजर। सेल्स के ऊपर क्या इंटरनल कंट्रोल लगा रखे हैं उसके लिए आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैरी करना जरूरी है, क्योंकि सेल्स और डेटर आपस में रिलेटेड है। तो जब वो करोगे तो क्या क्या पॉइंट्स आप जब आप सेल्स का इंटरनल कंट्रोल का टेस्टिंग करोगे सेल्स का, तो ट्रेड रिसीवेबल को लेके क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करोगे वो यहाँ पे बताया है। तो क्या पॉइंट है? ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल। कोई भी फर्जी सेल
नहीं करा हुआ है जो ट्रेड रिसीवेबल, सिर्फ बोनाफाइड सेल जो है वही ट्रेड रिसीवेबल को लीड करेगा, ठीक है। ऑल सच सेल्स आर मेड टू अप्रूव्ड कस्टमर्स, ठीक है, अप्रूव्ड कस्टमर्स को ही सेल्स हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई आप आतंकवादियों को सेल कर रहे हो, ठीक है। ऑल सच सेल्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे जो भी सेल्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही तरीके से रिकॉर्ड भी हुए हैं। वंस रिकॉर्डेड द डेटर्स कैन बी सेटल्ड ओनली बाय रिसिप्ट ऑफ कैश, एक बार डेटर को रिकॉर्ड कर दिया तो उसका सेटलमेंट कब होगा, जब उससे हमको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम, जो डेटर्स है वो सही टाइम पे, मतलब समझो 30 दिन में पैसा ड्यू हो गया तो 30 दिन में कंपनी उसको कलेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसका भी इंटरनल कंट्रोल आपको देखना चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल टेस्टिंग द इंटरनल कंट्रोल या परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो आप क्या लिखोगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और ट्रेड रिसीवेबल, ये दो वर्ड आपको साथ में दिख गए, ठीक है, तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने। क्या क्या 5 पॉइंट है? सेल्स जो है वो अप्रूव्ड कस्टमर्स को ही हो रहे हैं, ठीक है। सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। सेल्स ट्रेड रिसीवेबल का जो सेटलमेंट है वो केवल कैश में, मतलब तभी होगा जब उससे हमको पैसा मिल जाएगा। डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम, ठीक है। एंड सेल्स जो है ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। चलो सो यस वी आर एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमको एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू एस्टैब्लिश द कंप्लीटनेस असर्शन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला है स्पेशल केयर इज नेसेसरी इन रिगार्ड्स टू वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंसेस। यस ऑब्वियस है, unless they are checked by surprise there can be no certainty that the cash produced for inspection was in fact held by the custodian। अगर आप सरप्राइज चेक नहीं करोगे ना, अगर आप प्लान चेक करोगे कि मैं कल आपका कैश चेक करने वाला हूँ, जितना भी कैश आपके बैलेंस शीट पे लिखा हुआ है उतना वहां पे अवेलेबल मिलेगा आपको, क्योंकि वो पूरा सेटिंग हो चुका होगा। इसके लिए सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है? सरप्राइज चेक, ठीक है। सेकंड क्या है? इट इज डिजायरेबल फॉर द कैशियर to be present while cash is being counted and he should be made to sign the statement prepared containing details of the cash balance। जब आप एज एन ऑडिटर जब आप कैश काउंट कर रहे होंगे ना, तो कैशियर को साथ में को खड़ा रखना है ताकि उससे एक आप स्टेटमेंट साइन करा सको कि कितने 1000 रुपए की नोट मिले, कितने 500 के मिले, कितने 200 की मिले, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है द ऑडिटर शुड ऑल्सो परफॉर्म अ कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस बाय कंपाइलिंग अ समरी ऑफ टोटल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स each month and analyzing the trends to see if there have been variations in any specific month। आपको एक कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस भी परफॉर्म करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मंथ ऑन मंथ आपके कैश का कितना फ्लक्चुएशन है उसको आप एनालाइज कर पाओगे। उसके बाद में आता है द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द एंटिटी एज एट द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड पे जितने भी बैंक अकाउंट्स एंटिटी ने मेंटेन कर रखे हैं उनका आपको BRS करना चाहिए, ठीक है, कि भाई कैश और बैंक में प्रॉपरली मेल है या नहीं है। उसके बाद में सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी इज टू कॉन्टैक्ट बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि HDFC बैंक हो गया और ये हो गया डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट्स हेल्ड इन वेरियस अकाउंट्स, कि भी मैं टाटा का ऑडिट कर रहा हूँ, टाटा का आपके अकाउंट में बैलेंस है, बताइए इतना अमाउंट पड़ा है या नहीं पड़ा है। सिंपल है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखने हैं। पहला क्या है कि कैश इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग एंड सरप्राइज चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वेरीफाइंग द कैश बैलेंसेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि द कैशियर शुड बी प्रेजेंट व्हेन द कैश काउंटिंग इज बीन डन एंड ही शुड बी मेड टू साइन द स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि अपना जो भी BRS है, ठीक है, द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स। उसके बाद में बैंक अकाउंट्स को लेके आपको डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करना है और उनसे बैलेंस कंफर्मेशन लेना है। थर्ड पॉइंट क्या था? कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। द ऑडिटर शुड आल्सो परफॉर्म अ कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। तो कैश को लेके 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है इन्वेंट्री। यस, सो वी आर एट इन्वेंट्री। कैश हमने इतना पार्ट कर लिया, अभी हम इन्वेंट्री देखेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री का सबसे पहले देखेंगे एग्जिस्टेंस असर्शन, कि जितनी इन्वेंट्री आपके बैलेंस शीट में लिखी है क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, सिर्फ लिख दिया आपने उठा के, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस असर्शन ऑफ इन्वेंट्री के लिए क्या क्या पॉइंट्स आप देखोगे, ठीक है। पहला है रिव्यू एंटिटीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म करने के लिए एंटिटी का प्लान क्या है वो रिव्यू कर लो, ठीक है। उसके बाद में एंश्योर दैट कंसाइंड गुड्स हैव बीन सेग्रीगेटेड।
जितने भी आपको कंसाइनमेंट पे गुड्स आए हैं किसी और कंपनी के, उसको आपको सेग्रीगेट करना है, तो आपकी कंपनी की काउंटिंग में वो ऐड हो जाएंगे। तो पहला क्या देखोगे, अगर आप एग्जिस्टेंस असर्शन चेक कर रहे हो इन्वेंट्री का, फर्स्ट पॉइंट क्या देखोगे, एंटिटी का प्लान क्या है इन्वेंट्री काउंट करने का, बिकॉज इन्वेंट्री काउंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनका प्लान क्या है इन्वेंट्री काउंट करने का। सेकंड क्या देखोगे कि जो गुड्स आपको कंसाइनमेंट पे आए हैं क्या उनको सेग्रीगेट किया है या नहीं किया है, एंश्योर दैट कंसाइन्ड गुड्स हैव बीन सेग्रीगेटेड। थर्ड है ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन द इन्वेंट्री काउंट विद द मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट कर रहा है तो ऑडिटर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। फोर्थ है टेस्ट काउंट्स ऑफ इन्वेंट्री बाय ऑडिटर शुड इंक्लूड। फर्स्ट अभी जब ऑडिटर यहाँ पे खड़ा है और देख रहा है कि इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है तो उसको क्या क्या चेक करना है, ऑब्जर्विंग एम्प्लॉइज आर अडरिंग टू द एग्रीड प्लान, जो प्लान एम्प्लॉय को दे रखा है इन्वेंट्री काउंट करने के लिए उसी के हिसाब से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं क्या। अश्योरिंग दैट ऑल आइटम्स आर प्रॉपर्ली टैग्ड, जितनी भी इन्वेंट्री कंपनी के पास में क्या उनपे बारकोड वाला टैग लगा है कि नहीं लगा है, जैसे हम देखते हैं ना पेंटेलून्स वगैरह में वैसा। ऑब्जर्विंग दैट प्रॉपर अमाउंट्स आर शोन ऑन टैग्स, जितने अमाउंट का वो क्लोथिंग है, टी शर्ट बोलो या शर्ट बोलो, वो टैग पे बराबर अमाउंट सही तरीके से शो हो रहा है क्या। स्टेइंग अलर्ट एट ऑल टाइम्स एंड स्पेसिफिकली बीइंग कॉशियस अबाउट एम्प्टी बॉक्सेस, अगर कोई खाली खोखा है तो खाली बॉक्स क्यों है, उसके अंदर का जो कपड़ा था वो कहाँ है। कंफर्म और इन्वेस्टिगेट एनी इन्वेंट्री ऑफ द एंटिटी लाइंग विद थर्ड पार्टी, क्या एंटिटी की कोई इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास में लाई कर रही है क्या, बिकॉज अगर है तो वो भी आपके बैलेंस शीट के काउंटिंग में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इन्वेंट्री के ऊपर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एग्जिस्टेंस असर्शन चेक करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर ध्यान में रखेगा, तो आप क्या बोलोगे, पहला पॉइंट ऑडिटर क्या ध्यान में रखेगा कि एंटिटीज प्लान फॉर इन्वेंट्री काउंट। ठीक है, सेकंड ऑडिटर शुड बी प्रेजेंट व्हेन इन्वेंट्री काउंट इज बीन हेल्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें वो क्या क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि एम्प्लॉइज आर एडहरिंग टू द प्लान, ठीक है, देयर आर प्रॉपर टैग्स टू द इन्वेंट्री, प्रॉपर अमाउंट्स आर शोन ऑन द टैग एंड स्टेइंग अलर्ट व्हेन इन केस ऑफ स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस। फिर उसके बाद में चेक करेगा कि कंसाइन्ड गुड्स आर सेग्रीगेटेड, और लास्ट पॉइंट रहेगा कि इफ गुड्स आर लाइंग एट थर्ड पार्टी ऑडिटर शुड टेक दैट दोज इनटू अकाउंट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप मन से लिख सकते हो, आपको ये जो बोल्ड वर्ड्स मैंने करा है ना ये आपके सेंटेंस में होने चाहिए, एज इट इज सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है, आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सेंटेंस में होने चाहिए। ठीक है, चलो नाउ विल गो टू द कंप्लीटनेस असर्शन। अब इन्वेंट्री का हमने एग्जिस्टेंस तो देख लिया कि हाँ जितनी भी इन्वेंट्री बैलेंस शीट के फेस पे दिख रही है वो सारी एग्जिस्ट करती है। अब हम देख रहे हैं कंप्लीटनेस असर्शन कि जितनी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास में है क्या सारी की सारी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में आ गई या कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो छूट गई। तो पहला क्या है, एग्जामिन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री सच एज वेट्स, कि भी कितने किलो का इन्वेंट्री आपके पास में है। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको एग्जामिन करना है। परफॉर्म परचेज एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट। ठीक है, कट ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होता है कि 31 मार्च के बाद का कोई भी सेल आपके बैलेंस शीट या पीएनएल में नहीं आना चाहिए। 31 मार्च के बाद का कोई भी परचेजेस बैलेंस शीट या पीएनएल में नहीं आना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा 31 मार्च के पहले का कोई भी सेल या परचेज 31 मार्च के बाद रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्म परचेज एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट, कि कट ऑफ पे बराबर, कट ऑफ मतलब 31 मार्च, ये कट ऑफ पे बराबर सेग्रीगेशन हुआ है ना वो देखना है। वेरीफाई द क्लरिकल एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री लिस्टिंग्स, जो भी इन्वेंट्री लिस्टिंग्स है उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपको चेक करनी है कि भी सारी इन्वेंट्रीज में आ गई या नहीं आ गई। रिकंसाइल इन्वेंट्रीज विच बिलोंग टू क्लाइंट बट आर हेल्ड विद थर्ड पार्टीज, अपनी है लेकिन तीसरे कोई आदमी के पास पड़ी है तो वो इन्वेंट्री को भी आप रिकंसाइल कर लो कि वो सारी बैलेंस शीट में आई है या नहीं आई है। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस हैव बीन प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड, और जो कंसाइनमेंट में आपको मिले हैं वो आपके नहीं है किसी और के हैं तो आपको आपकी बैलेंस शीट में उसको नहीं दिखाना है। तो ये 5 पॉइंट आप कंप्लीटनेस के लिए चेक करोगे। उसके बाद में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये क्या होता है सर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या होता है कि जितनी इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है उस पे आपका हक है, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री। ये चेक करने के लिए आप क्या पॉइंट्स देखोगे। पहला पॉइंट है वाउच रिकॉर्डेड परचेजेस टू अंडरलाइन डॉक्यूमेंटेशन, आपने इन्वेंट्री अगर आपके बैलेंस शीट में दिख रही है तो आपने परचेज ही करी होगी ना, तो वो जो परचेज है वो परचेज डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो। तो वाउच रिकॉर्डेड परचेजेस टू अंडरलाइन डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने परचेज रिकॉर्ड किए हैं उनको डॉक्यूमेंट से वाउच कर लो। रिव्यू मटेरियल परचेज कमिटमेंट एग्रीमेंट्स, ठीक है, मटेरियल परचेज कमिटमेंट एग्रीमेंट्स कंपनी के होते हैं। पेंटालून्स का होगा कि भाई हम जो कॉटन है वो तुमसे खरीदेंगे, लिनन जो है हम तुमसे खरीदेंगे, तो मटेरियल परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं उनको एक बार रिव्यू कर लीजिए। एग्जामिन इनवॉइसेस फॉर एविडेंस ऑफ ओनरशिप, ठीक है,
पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है कि जो इनवॉइसेस है वो देख लो कि आपका ओनरशिप उसमें है या नहीं है। एंड ऑडिटर शैल ऑब्टेन कंफर्मेशन फॉर सिग्निफिकेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ इन्वेंट्री का है तो मैनेजमेंट से रिटर्न कंफर्मेशन ले लीजिए कि भाई ये मैंने हमको ही बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है, मैनेजमेंट से लिखित में ले लीजिए, वो ज़्यादा सेफ है। तो राइट्स ऑन एप्लीकेशन में क्या देखोगे, वाउच परचेजेस टू डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, वाउच इनवॉइसेस फॉर सेटिस्फाइंग द ओनरशिप, ठीक है, रिव्यू मटेरियल परचेज कमिटमेंट एग्रीमेंट्स, मटेरियल परचेज की कमिटमेंट एग्रीमेंट रिव्यू करना है, और ऑडिटर को मैनेजमेंट से रिटर्न कंफर्मेशन भी ले लेना है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन कंफर्मेशन फॉर सिग्निफिकेंट आइटम्स, सिग्निफिकेंट आइटम्स से कंफर्मेशन भी मैनेजमेंट को, ऑडिटर को मैनेजमेंट से ले लेना है। ये हो गया। इसके बाद में आता है वैल्यूएशन असर्शन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन असर्शन। टू एस्टैब्लिश द वैल्यूएशन असर्शन, ठीक है, टू एस्टैब्लिश द वैल्यूएशन असर्शन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो अमाउंट, चलो हमने देख लिया कि इन्वेंट्री पूरी कंप्लीट है, सारी इन्वेंट्री आ गई है, आप जितनी इन्वेंट्री है उसमें आपका राइट्स भी है, ऑब्लिगेशन राइट दोनों है। उसके बाद में आपने देख लिया कि जितनी इन्वेंट्री आ रही दिख रही है वो सब एग्जिस्टेंस में भी है, ठीक है। अब बताइए जिस अमाउंट पे ये रिकॉर्ड करी गई है, जिस अमाउंट पे बैलेंस शीट पे दिख रही है क्या वो अमाउंट सही है, ठीक है, उसके लिए क्या पॉइंट चेक करोगे। तो रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स के लिए आप क्या चेक करोगे, असर्टन व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कॉस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्या क्या एलिमेंट्स कॉस्ट के अंदर है पहले वो देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट कॉस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए एज पर AS2 और फिर भी उसको कॉस्ट में डाल रखा है। टेस्ट चेक कॉस्ट प्राइसेस यूज्ड विद परचेज इनवॉइसेस, जो कॉस्ट प्राइसेस आपने यूज किए हैं उसको परचेज इनवॉइस से देख लीजिए कि परचेज में भी उतने भी ही आपने परचेज किया था कि नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद में फॉलो अप वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज्ड और ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरीज, जो भी डैमेज या ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरीज है, ऑब्सोल्यूट मतलब एक्सपायर हो गई, ठीक है, उनके लिए आपको मैनेजमेंट से फॉलो अप करना पड़ेगा कि इनका वैल्यूएशन जो है वो कम किया है नहीं किया, क्योंकि डैमेज या ऑब्सोल्यूट है तो उसका वैल्यूएशन तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट ना, ठीक है। तो रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स के वैल्यूएशन के लिए 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपको परचेज इनवॉइसेस से चेक करना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को परचेज इनवॉइसेस चेक करना है, आपको असर्टन करना है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद में फॉलो अप वैल्यूएशन फॉर डैमेज एंड ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरीज। अब जब वर्किंग प्रोग्रेस की बात आती है तो क्या क्या पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे। पहला क्या है, असर्टन हाउ द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर मेजर्ड। वर्किंग प्रोग्रेस में मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को बनाने के लिए समय लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च पे कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट तो हो गया लेकिन पूरा फिनिश गुड्स तक नहीं पहुंचा, करेक्ट है। तो असर्टन हाउ द वेरियस स्टेजेस आर मेजर्ड, कैसे आपने बोल दिया कि ये वर्किंग प्रोग्रेस है तो वो आप असर्टन करो। असर्टन व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, सेम जो हमने रॉ मटेरियल लिए पढ़ा वही, ठीक है। इफ ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड असर्टन द बेसिस ऑन विच दे आर इंक्लूडेड, अगर ओवरहेड्स इंक्लूड किए तो किस तरीके से इंक्लूड किए, क्या कैलकुलेशन किया उसके लिए। एंश्योर दैट मटेरियल कॉस्ट एक्सक्लूड एनी एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर्स, एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर्स जो है आपके मटेरियल कॉस्ट में नहीं आने चाहिए। तो वर्किंग प्रोग्रेस के लिए भी 3 पॉइंट है, एक तो कैसे वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन मेजर करी है, उसके अलावा व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड एंड मटेरियल कॉस्ट शुड एक्सक्लूड एनी एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर्स, ठीक है। चलो अब वैल्यूएशन भी हो गया। अब लास्ट हमारा इन्वेंट्री में है डिस्क्लोजर्स। क्या है डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स में क्या बोलता है, वेदर इन्वेंट्री हैज बीन क्लासिफाइड एज, अभी एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेंट्रीज, तो क्या लिखोगे कि वेदर इन्वेंट्री हैज बीन क्लासिफाइड एज, पहला रॉ मटेरियल, देखो ये बहुत सिस्टमैटिकली बनाया उन्होंने, कोई भी चीज क्या होती है पहले रॉ मटेरियल होती है तो फर्स्ट आ गया रॉ मटेरियल, दूसरी वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाती है तो दूसरा आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरी वो फिनिश गुड्स बनती है, तीसरी आ गई फिनिश गुड्स, चौथा आता है स्टॉक इन ट्रेड कि भाई ऐसा कोई फिनिश गुड्स जो हमने बनाया नहीं लेकिन किससे ट्रेडिंग के लिए खरीदा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टी शर्ट बना रहे हो, ठीक है, या एक शर्ट बना रहे हो तो शर्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली किसी से शर्ट खरीद के बेच रहे हो, उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड, डायरेक्टली फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग करना। उसके बाद में आता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मशीन्स को लगता है ना आपकी बनाने प्लांट मशीनरी को, स्टोर्स एंड स्पेयर। उसके बाद में लूज टूल्स, उसके बाद में अदर्स। अदर्स में वेदर गुड्स इन ट्रांजिट हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली, जो भी गुड्स ट्रांजिट में है 31 मार्च तक पहुंचे नहीं, क्या उनको सेपरेटली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, और मोड ऑफ वैल्यूएशन शैल बी शेडेड, किस तरीके से वैल्यूएशन किया वो आपको बताना है। तो डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंटरीज भी इजी है। चलो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। अब इसके अंदर 2 असर्शन मैंने आजू बाजू में लिखी है, एक है एग्जिस्टेंस असर्शन,
कि जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में है वो एग्जिस्ट करती है, और दूसरा है कंप्लीटनेस असर्शन कि जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में है वो सारी कंप्लीट है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि छूट गया। अब एग्जिस्टेंस के लिए आप क्या चेक करोगे, पहला है रिव्यू एंटिटीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी। फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, तो उसका प्लान ऐसा हमने ऊपर इन्वेंटरी के लिए पढ़ा था ना, सेम। एविडेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ दोज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी शुड बी एग्जामिन्ड, कि भाई जो भी बंदे जो भी एम्प्लॉय फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं पीपी का, ठीक है, उन पे कौन सुपरविजन कर रहा है कि वो सही तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन करके जाके सिर्फ खड़े रह रहे बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ दोज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई शुड बी एग्जामिन्ड। थर्ड है ऑब्टेन पीपीई फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट बैक्ड बाय द वर्किंग शीट्स फ्रॉम द एंटिटी। एंटिटी से रिपोर्ट मंगा लो कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन क्या क्या किया, और उसके लिए प्रॉपर वर्किंग शीट्स भी लगी होनी चाहिए। तो अगर हमको एग्जिस्टेंस चेक करना है पीपीई का तो क्या क्या चेक करेंगे, रिव्यू एंटिटीज प्लान फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, सुपरविजन ऑफ दोज हु आर कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई एंड फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या है, वेरीफाई द मूवमेंट इन द पीपीई शेड्यूल। पीपीई शेड्यूल बनता है जिसमें ओपनिंग कितना पीपीई ऐड हुआ, कितना पीपीई हमने बेच दिया, ठीक है, और क्लोजिंग। तो वेरीफाई द मूवमेंट इन द पीपीई शेड्यूल, पीपीई शेड्यूल का जो मूवमेंट है उसको वेरीफाई करो। ओपनिंग बैलेंसेस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंसेस। उसके बाद आता है चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट इन द पीपीई शेड्यूल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 + 1 3 लिख दिया, करेक्ट है, तो उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करो। इन रिलेशन टू डिलीशंस टू पीपी, अगर आपने पीपी को डिलीट किया है, अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट द रीजन एंड द रैशनल फॉर द डिलीशन। क्यों डिलीट किया है उसका रीजन एक बार मैनेजमेंट से पूछ लो। तो कंप्लीटनेस के लिए क्या देखोगे, पीपी शेड्यूल, वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ पीपी शेड्यूल। सेकंड क्या देखोगे, चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द पीपी शेड्यूल। उसके बाद में इफ इन केस ऑफ डिलीशन आस्क द रीजंस फॉर मैनेजमेंट टू डू फॉर द डिलीशन ऑफ द पीपी, क्यों डिलीट किया। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। क्या आता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि भाई पीपी का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे चेक करोगे, कि ये जो पीपी आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है ये आप ही का है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 पॉइंट है। फॉर ऑल एडिशंस टू द लैंड एंड बिल्डिंग इन पर्टिकुलर द ऑडिटर शुड चेक द कन्वेंस डीड ऑब्लिक द सेल डीड टू वेरीफाई वेदर द एंटिटी इज द लीगल एंड वैलिड ओनर। जितने भी एडिशंस इस साल में लैंड एंड बिल्डिंग में हुए हैं उसकी कन्वेंस डीड या फिर टाइटल डीड देख लो कि वो एंटिटी का लीगल टाइटल है या नहीं उस पर्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद में द ऑडिटर शुड इंसिस्ट एंड वेरीफाई द ओरिजिनल टाइटल डील्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑडिटर को ये इंसिस्ट करना चाहिए कि जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनका ओरिजिनल टाइटल डीड मेरे को चाहिए, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल टाइटल डीड्स मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज देखनी है उसको। उसके बाद में इन एडिशन द ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। होता है ना, हम लोग कोई बिल्डिंग को मॉर्गेज रख के लोन लेते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कि क्या क्या चार्ज आपने क्रिएट किया है अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो आपको वो भी चेक करना चाहिए कि कौन से लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करा हुआ है। इन केस द एंटिटी हैज गिवन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोइंग्स एंड the original title deeds are not available with the entity, the auditor should request the entity's management to obtain obtaining a confirmation from the respective lenders। बहुत बार क्या होता है कि आप कभी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो तो उसके ओरिजिनल पेपर्स आपको उनको देने होते हैं जिनको आपने मॉर्गेज किया है, तो इस चक्कर में आपको ओरिजिनल टाइटल डीड नहीं मिल पाएंगी। तो आपको एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि मेरे को उन पर्टिकुलर लेंडर्स से आप कंफर्मेशन दे दो कि उनके पास में ओरिजिनल टाइटल डीड अवेलेबल है करके, ठीक है। तो अगर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का आता है एग्जाम में पीपीयू के लिए क्वेश्चन का, क्या बोलोगे, फॉर ऑल लैंड एंड बिल्डिंग ऑडिटर शुड वेरीफाई द conveyance deed or the sale deed to ensure that the entity has a legal right to that property plant and equipment, ठीक है, उसके to that land and building। उसके बाद में auditor must insist on original title deed for all immovable property। उसके बाद में auditor should verify the register of charges। उसके बाद में if the original title deed are not available then उसको lender से आप confirmation ले लो। उसके बाद में आता है आपका intangible assets, ठीक है। intangible assets addition to intangible assets during the period under audit have been recorded appropriately। अभी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंटेंजिबल एसेट्स में जितने भी एडिशंस हुए हैं इस साल क्या वो सही तरीके से रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं। ये चेक करने के लिए एज एन ऑडिटर आप क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करोगे, एडिशंस टू द इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करोगे। पहला पॉइंट है वेरीफाई द मूवमेंट इन द इंटेंजिबल एसेट्स शेड्यूल। इंटेंजिबल एसेट्स का जो शेड्यूल है उसका मूवमेंट वेरीफाई कर लो, ठीक है, कि क्या ऐड हुआ क्या ऐड नहीं हुआ। चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सेम है जो हमने पीपी में पढ़ा था। फॉर ऑल मटेरियल एडिशंस
वेरीफाई वेदर सच एक्सपेंडिचर मीट्स द क्राइटेरियन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एज पर AS 26। AS 26 के हिसाब से जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो मीट करता है या नहीं करता है, वो आप देख लो कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो जिनको हमने इंटेंजिबल एसेट बोल के कैपिटलाइज किया है, क्या वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं करता है। एंश्योर दैट नो कॉस्ट रिलेटेड टू रिसर्च इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। AS 26 क्या बोलता है कि रिसर्च के ऊपर का जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस आउट होना चाहिए, कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। तो आपको ये एंश्योर करना है कि कोई भी कॉस्ट जो रिसर्च के ऊपर लगा है वो कैपिटलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, चलो यस अभी हम लोग ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एग्जिस्टेंस असर्शन। ट्रेड पेबल के एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या पॉइंट्स एज एन ऑडिटर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये भी सिंपल सा पॉइंट होगा, आपको इनवॉइस वगैरह चेक करने पड़ेंगे, वो सब रहेगा। चेक वेदर देयर आर कंट्रोल्स इन प्लेस टू एंश्योर दैट एनी परचेजेस डज नॉट गेट रिकॉर्डेड मोर देन वंस। ये हमने ऊपर पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल में कि कोई भी परचेज एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं वो आप चेक करो। ऑब्टेन द अकाउंट्स पेएबल एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट अपन ने ऊपर ट्रेड रिसीवेबल में पढ़ा था कि एजिंग रिपोर्ट मंगा लो। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी इज टू कॉन्टैक्ट वेंडर्स and ask them to confirm the amounts of account payable as of the end of the reporting period। ठीक है, डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो। तो ये ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल को आप पैरेलली भी देख सकते हो ताकि आपके पॉइंट्स आपको लर्न हो जाए, लॉजिकली आप उसको एग्जाम में लिख पाओ। बहुत लॉजिकल पॉइंट्स है ना। आपको एजिंग रिपोर्ट लेनी है, आपको देखना है कि क्या कंट्रोल्स प्लेस कर रही है कि कोई भी परचेज मोर देन वंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता। आपको देखना है कि डायरेक्ट कंफर्मेशन आप ले रहे हो, ठीक है, फ्रॉम द वेंडर्स एंड आस्किंग देम दैट टू कंफर्म वेदर द अमाउंट्स ऑफ अकाउंट पेएबल एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड ऑडिट इज राइट और नॉट। ठीक है, if there are any related party payables, review whether they were properly authorized and the value of such transactions were reasonable। अगर कोई रिलेटेड पार्टी पे, कोई भी हमारा रिलेटेड पार्टी से हमने माल ले रखा है, परचेज कर रखा है, तो देखिए कि वो उसका वैल्यू सही अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं किया हुआ है। रिव्यू वेदर दे आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, पहले तो वो ऑथराइज्ड थे, ठीक है, और उनका जो वैल्यू है वो रीजनेबल है और आर्म्स लेंथ प्राइस पे है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस असर्शन, ट्रेड पेएबल के एग्जिस्टेंस असर्शन के लिए 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। एक एजिंग रिपोर्ट, एक कंट्रोल्स ओवर परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड मोर देन वंस, एक रिलेटेड पार्टी से अगर लिया तो ऑथराइज्ड है या नहीं है, और एक डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द वेंडर अबाउट द बैलेंसेस। तो ये एग्जिस्टेंस का हो गया। अब आता है कंप्लीटनेस। ट्रेड पेएबल से कंप्लीटनेस असर्शन के ऊपर आप क्या पॉइंट्स देखोगे। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल की कंप्लीटनेस में जो देखे थे वही कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो टेस्ट परचेजेस ऑन सैंपल बेसिस सिलेक्टिंग द सेम फ्रॉम द अकाउंट पेएबल लेजर्स एंड चेक देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अकाउंट पेएबल लेजर के अंदर बहुत सारे परचेजेस होंगे, उसमें से सैंपल बेसिस पे कुछ परचेजेस निकालो एंड चेक देम विद देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में रिव्यू सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स। ठीक है, रिव्यू ऑल मटेरियल एक्सपेंस वाउचर्स रिकॉर्डेड पोस्ट द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद में जितने भी एक्सपेंस के वाउचर्स रिकॉर्ड किए उनको रिव्यू करो और देखो कि क्या वो कोई ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेट करते थे जो ऑडिट पीरियड के अंदर था, मतलब बैलेंस शीट के पहले का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है। अगर है तो फिर उनको 31 मार्च के पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिव्यू सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर। उसके बाद में फॉर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, for advance received from customers, obtain the customer wise listing along with its aging and the nature। अगर आपको कस्टमर ने कोई एडवांस दे रखा है तो कस्टमर वाइज एक लिस्टिंग मंगा लीजिए कि किस किसने कितना कितना एडवांस दिया है और कब से ये एडवांस पेंडिंग है, उसका एक एजिंग रिपोर्ट भी मंगा लीजिए। The auditor needs to perform the cut-off procedures for the last 5 invoices received at the end of the reporting date। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के एंड में जो भी आखिरी 5 इनवॉइसेस है ना, उस पे आपको कट ऑफ प्रोसीजर लगाने हैं और देखने हैं कि भाई ये 31 मार्च के पहले के थे, 31 मार्च के बाद के थे। तो ये हो गया अपना कंप्लीटनेस असर्शन। तो हमने ट्रेड पेएबल्स के एग्जिस्टेंस के लिए क्या देखा कि कंट्रोल्स ओवर परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड मोर देन वंस, एजिंग रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद में रिलेटेड पार्टी, उसके बाद में डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द वेंडर। कंप्लीटनेस के लिए हमने क्या देखा, उसके लिए भी 4 पॉइंट देखे। एक हमने देखा कि सैंपल टेस्ट द परचेजेस फ्रॉम द अकाउंट पेएबल लेजर एंड चेक देम विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमने देखा कि एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, उसका भी एक एजिंग मंगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंस ट्रांजेक्शंस है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट उनको रिव्यू करना है और लास्ट 5 इनवॉइसेस को कट ऑफ प्रोसीजर लगाने हैं। ठीक है, डन। उसके बाद में आता है आपका वैल्यूएशन। ठीक है, एस्टैब्लिश द वैल्यूएशन असर्शन। अब आपने देख लिया ट्रेड पेएबल सारे एग्जिस्ट भी करती है, कंप्लीट भी है, और इनका वैल्यू बराबर है या नहीं है।
ठीक है, रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू आइडेंटिफाई इफ एनी ओल्ड क्रेडिटर बैलेंस नीड्स टू बी रिटर्न बैक। ठीक है, आप देखो कि कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई बहुत पुराना कंपनी का पेएबल है लेकिन वो सामने वाला पैसा मांगा ही नहीं, तब उसको राइट बैक करना पड़ेगा। कंपनी को अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी क्योंकि सामने वाला पैसा मांग नहीं रहा है। तो क्या प्रोसेस कंपनी फॉलो करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऐसे कोई ओल्ड कस्टमर्स है जिनको राइट बैक करना है। तो ठीक है, उसके बाद में ऑब्टेन द एजिंग ऑफ पेएबल बैलेंसेस, पेएबल जितने भी बैलेंसेस है उनका एजिंग ले लो। ये तो आपको सभी इसमें लेना है, एग्जिस्टेंस बोलो, वैल्यूएशन बोलो, कंप्लीटनेस बोलो। चेक दैट राइट बैक्स इन द लायबिलिटी बैलेंसेस assessed as no longer payable have been approved by an appropriate and authorized member of senior management। अभी जैसा फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हमको चेक करना है कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू राइट बैक द लायबिलिटी। ठीक है, अब उसमें वो ये बोल रहा है कि ये देखो कि अगर कोई भी ओल्ड बैलेंसेस को राइट बैक किया है तो वो प्रॉपर ऑथोराइज्ड पर्सन ने ही उसको राइट बैक किया है। ठीक है, वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है वो राइट बैक। ठीक है, अपने मन से कोई भी राइट बैक नहीं कर रहा। Check that the restatement of foreign currency trade payable has been done properly in accordance with AS 11। AS 11 के हिसाब से जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन करना था वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो वैल्यूएशन के अंदर भी 4 पॉइंट्स है। वैल्यूएशन के अंदर 4 पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है कि आपको एजिंग लेनी है, एक AS 11 का पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है कि आपका जो ट्रेड पेएबल है उसमें व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू आइडेंटिफाई द राइट बैक्स। ठीक है, और चौथा है द राइट बैक्स आर प्रॉपर्ली अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेड पेएबल वाला पार्ट, ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अभी हम लोग हैं लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स पे। ठीक है, अदर करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर है। अब इसमें क्या देखना है, ठीक है, इसमें देखना है टू एस्टैब्लिश द कंप्लीटनेस असर्शन। कंप्लीटनेस के लिए क्या क्या चेक करेंगे, तो लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ये क्या है कि हमने किसी को लोन दे रखा है, हमने किसी को एडवांस दे रखा है, या हमारे बैलेंस शीट के अंदर जो भी अदर करंट एसेट है उनको चेक करने के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखोगे। तो कंप्लीटनेस के लिए क्या करोगे, हम पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स एंड कंपेयर देम विद द बैलेंसेस इन द लेजर। भाई जितने भी आपके बैलेंस शीट के टॉप शीट पे, आप बैलेंस शीट के टॉप शीट पे लिखा है लोन्स एंड एडवांसेस 100 करोड़, तो इसका पूरा लिस्ट मंगा लो कि 100 करोड़ में से किस किस को कितना कितना अमाउंट दिया हुआ है, और उनके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स जो है उन लेजर अकाउंट्स में देखो कि उतना ही बैलेंस है क्या। तो ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट एंड कंपेयर देम विद द बैलेंसेस इन द लेजर। वेरीफाई लोन एग्रीमेंट्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स। जितनी भी आउटस्टैंडिंग लोन्स है ना जो आपने दे रखे हैं उनका लोन एग्रीमेंट आप देख लो और एक्नॉलेजमेंट्स देख लो कि जो सामने वाली पार्टी जिसको लोन दे रखा है उसने एक्नॉलेज भी कर रहा है कि अभी हाँ मैंने लोन ले रखा है। इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कंफर्म इफ ऑल मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी जितने भी मटेरियल लोन एंड एडवांसेस है, जो बड़े बड़े अमाउंट के आपने लोन दे रखे हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। तो वो देख लो कि उन मीटिंग जो भी मीटिंग में ये अप्रूव हुए ना, उन मीटिंग के मिनट्स आप देख लो, इंस्पेक्ट कर लो मिनट्स को। उसके बाद में फोर्थ आता है वेरीफाई दैट द लोन हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पार्टी। जो पार्टी को लोन दे रखा है उसने एक्नॉलेज किया है नहीं किया। इफ देयर आर एनी रिलेटेड पार्टी लोन्स रिव्यू वेदर दे वर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है या नहीं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि लोन्स एंड एडवांसेस का कंप्लीटनेस असर्शन चेक करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहले तो आपको ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, एंड कंपेयर द बैलेंसेस विद द लेजर। पहला पॉइंट तो ये था। उसके पॉइंट में क्या था, एक रिलेटेड पार्टी का पॉइंट था, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड टू द रिलेटेड पार्टी आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। फिर एक मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस का पॉइंट था कि इन केस ऑफ मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ बोर्ड इन विच इट वाज अप्रूव्ड। उसके बाद में था वेरीफाई लोन एग्रीमेंट्स। उसके बाद में था कि वेरीफाई वेदर द पार्टी टू विच द लोन हैज बीन गिवन हैज एक्नॉलेज्ड द लोन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोन्स एंड एडवांसेस का। अब आता है लोन्स एंड एडवांसेस का वैल्यूएशन असर्शन। कंप्लीटनेस की बात तो हो गई, वैल्यूएशन असर्शन में क्या लिखना है। देखो आपको ये समझना जरूरी है, इस चैप्टर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन मैंने बताया उस तरीके के आ सकते हैं। कंप्लीटनेस में कंप्लीटनेस के पॉइंट लिखने हैं और वैल्यूएशन में वैल्यूएशन के पॉइंट लिखने हैं। कुछ पॉइंट सिमिलर चलेगा, कुछ पॉइंट आपने एक्स्ट्रा लिख दे चलेगा, लेकिन वैल्यूएशन में वैल्यूएशन के पॉइंट तो आने ही चाहिए, कम से कम 3-4 पॉइंट आने चाहिए। और अगर मान लीजिए लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर एक जनरिक क्वेश्चन आ गया तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट लिखो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे, हमने ट्रेड रिसीवर में देखा था कि अलाउंस फॉर आउटफ्लो करना है, वैसे ही
लोन्स एंड एडवांसेस में भी हमको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स चेक करना पड़ेगा। तो असेस द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू डिराइव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। ठीक है, डाउटफुल अकाउंट्स के ऊपर अलाउंस डिराइव करने का क्या प्रोसेस है कंपनी का, उसको रिव्यू करना है। सेकेंड है ऑब्टेन द एजिंग रिपोर्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन्स एंड एडवांसेस आपकी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उसका एजिंग रिपोर्ट ऑब्टेन कर लो। थर्ड है स्क्रूटिनाइज द एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई दोज लोन्स एंड एडवांसेस दैट अपीयर डाउटफुल, डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट द रीजंस एज टू व्हाई दिस लोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल एडवांसेस बैलेंसेस। तो क्या बोल रहा है, स्क्रूटिनाइज कर लो, स्क्रूटिनाइज द एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई दोज लोन्स जो आपको डाउटफुल लगते हैं। ऐसे लोन्स आप दिख लो जो आपको डाउटफुल लगते हैं, मैं ऑडिटर एज एन ऑडिटर जो आपको डाउटफुल लगते हैं, और मैनेजमेंट को पूछो कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ये लोन्स क्यों इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, असेस बैड लोन्स ऑब्लिक एडवांसेस रिटर्न राइट ऑफ्स, जो भी बैड लोन्स है जो अपने को नहीं मिलने वाले उनका राइट ऑफ किया ही नहीं किया वो देख लो। चेक दैट द राइट ऑफ्स और अदर रिडक्शंस इन द रिकवरेबल बैलेंसेस हैव बीन अप्रूव्ड, और ये जितने भी राइट ऑफ्स है ये अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना अप्रूवल के राइट ऑफ नहीं हो सकता। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, लोन्स एंड एडवांसेस की वैल्यूएशन की बात करें, तो इसमें 5 पॉइंट है, 3 पॉइंट सिमिलर है। एक है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, चेक द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू डिटरमाइन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट है कि चेक द लोन्स टू डिटरमाइन द बैड लोन्स अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर एंड डिस्कस विद मैनेजमेंट व्हाई दीज आर नॉट अपीयरिंग इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लोन। एंड थर्ड इज राइट ऑफ्स, in case of write-offs assess whether bad loans have been written off, and उसके बाद में है कि check that the write-offs are properly approved। ठीक है, एंड उसके बाद में लास्ट पॉइंट है obtain aging report of loans and advances, loans and advances का aging report ले लो, क्योंकि aging बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना aging के वैल्यूएशन हम लोग चेक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो तो ये आपको सिस्टमैटिकली इसको रिकलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई लॉजिकली वैल्यूएशन के अंदर क्या पॉइंट आना चाहिए, कंप्लीटनेस के अंदर क्या पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट्स वैल्यूएशन के अंदर ही क्यों है, कंप्लीटनेस के अंदर क्यों नहीं है। अब एजिंग रिपोर्ट तो सब में कॉमन पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जो राइट ऑफ वाला पॉइंट है दैट इज नॉट रिलेटेड टू कंप्लीटनेस ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस, इट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट जो है वो सारे ट्रेड रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांसेस इन साइड में आएंगे। ठीक है ना, चलो इस तरीके से लॉजिकली करना पड़ेगा उसको। उसके बाद में आता है अपना प्रोविजन एंड कंडीशन लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे अपना बैलेंस शीट खत्म हो गया। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट का एक डिस्क्लोजर वाला पार्ट है, प्रोविजन एंड कंडीशन लायबिलिटीज। ठीक है, टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, असर्शन। प्रोविजन एंड कंडीशन लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन असर्शन एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं। पहला है ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस एंड कंपेयर देम विद द बैलेंसेस इन द लेजर। जितने भी प्रोविजंस आपके बैलेंस शीट में है उनका लिस्ट ले लो और लेजर से उसको कंपेयर कर लो। ऑब्टेन द अंडरलाइंग वर्किंग एंड द बेसिस फॉर द प्रोविजंस मेड। जो भी प्रोविजंस आपने बनाए हैं उसका अंडरलाइंग वर्किंग दे दो और सोच देख लो कि किस बेसिस पे ये प्रोविजंस बने हैं, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि ये प्रोविजन सही तरीके से बने हैं या नहीं बने। Wherever required, obtain experts report। अगर आपको कोई एक्सपर्ट का रिपोर्ट चाहिए तो आप वो भी ऑब्टेन कर सकते हो। कैलकुलेशन एंड अंडरलाइंग वर्किंग फॉर द प्रोविजन अमाउंट। उसके बाद में ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट इट हैज मेड ऑल द प्रोविजंस, की मैनेजमेंट ने सारे प्रोविजन कर दिए, इसका एक रिटन रिप्रेजेंटेशन उससे ले लो। उसके बाद में एज पर SA 500 ऑडिट एविडेंस इशूड बाय ICAI व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंक्लूड। ठीक है, अगर ऑडिटर जो है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम यूज कर रहा है तो आपको क्या क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं वो ये बता रहा है। पहला है इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। जो वो एक्सपर्ट है मैनेजमेंट का उसका कॉम्पिटेंस है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है और ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है, वो आपको इवेल्युएट करना है। सेकेंड है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट क्या काम करता है उसका अंडरस्टैंडिंग आपको लेना है। थर्ड है इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रेलेवेंट असर्शन। ठीक है, उसने जो काम किया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है वो भी आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर प्रोविजन एंड कंडीशन लायबिलिटीज को लेके पॉइंट आया तो आप क्या बोलोगे। पहला ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोविजंस मेड एंड कंपेयर देम विद द लेजर। उसके बाद दूसरा
आपको ये देखना है कि द ऑब्टेन द वर्किंग्स ऑफ द प्रोविजंस एंड एंश्योर दैट द प्रोविजन आर करेक्टली मेड। उसका हमें देखना है रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल प्रोविजंस हैज बीन मेड। उसका हमें देखना है कि वेरेवर रिक्वायर्ड एक्सपर्ट्स ऑब्टेन एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे भी जरूरत है। और अगर आप मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज कर रहे हो तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट शुड बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट शुड बी टेकन एंड इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क, ठीक है, डन। अब आता है सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, P&L वाला पार्ट है, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब बैलेंस शीट खत्म हो गया, अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सबसे पहला आइटम क्या होता है, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें पहला क्या है, टू एस्टैब्लिश द ऑकरेंस असर्शन। क्या, ऑकरेंस असर्शन। ऑकरेंस असर्शन मतलब क्या हुआ सर, कि ये सेल एक्चुअली ऑकर हुआ है, एक्चुअली ये सेल हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, एंश्योर रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। ये जो ऑडिट प्रोसीजर दिए है, इसको ये करके आप ये एंश्योर करोगे कि जो सेल्स है उसको ओवरस्टेट नहीं किया है। तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपने सेल्स को ओवरस्टेट कर देती है ताकि उनका शेयर प्राइस बढ़ जाए। तो एंश्योर रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, चेक वेदर अ सिंगल सेल्स इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, ठीक है। क्या कोई सेल्स, एक सिंगल सेल इनवॉइस को 2 बार तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया। अर्न रेवेन्यू रिकॉर्डेड एज अर्नड, कोई अर्न रेवेन्यू है, कोई रेवेन्यू ऐसी है जो आपने अर्न नहीं करी लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कर दी। वेदर एनी फिक्टिशियस कस्टमर्स एंड सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, क्या कोई फिक्टिशियस कस्टमर्स या सेल आपने रिकॉर्ड किया, मतलब कोई बंदा है नहीं, मन से एंट्री पास कर दी 1 करोड़ सेल्स टू शुभम, वो को नाम शुभम है ही नहीं। सो वेदर एनी फिक्टिशियस कस्टमर्स एंड सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम फ्यू कस्टमर्स, कुछ कस्टमर से कंफर्मेशन ले लो कि भैया आपको इस कंपनी ने सेल किया है या नहीं किया। टेस्ट चेक फ्यू इनवॉइसेस विद द एंट्रीज, और जो कुछ 5-6 इनवॉइसेस को एंट्रीज के साथ में टेस्ट चेक कर लो। तो क्या आप परफॉर्म करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर टू एंश्योर दैट द रेवेन्यू और ऑब्लिक सेल्स इज नॉट ओवरस्टेटेड। तो पहला क्या बोलेंगे हम लोग, एकदम लॉजिकली सोचो कि ओवरस्टेट नहीं हो तो उसके लिए क्या क्या देखेंगे। पहला क्या बोलेंगे कि एंश्योर दैट अ सिंगल इनवॉइसेस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि अर्न रेवेन्यू इज नॉट रिकॉर्डेड एज अर्न। उसके बाद में वेदर एनी फिक्टिशियस कस्टमर एंड सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, कोई फिक्टिशियस कस्टमर या सेल्स रिकॉर्ड किया है। तो पहला पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, सिंगल इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड एज ट्वाइस। दूसरे में क्या इंपॉर्टेंट है, अर्न रेवेन्यू। तीसरे में क्या है, वेदर एनी फिक्टिशियस कस्टमर एंड सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, कोई फिक्टिशियस कस्टमर या फिर सेल्स रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है, जो है नहीं उसको रिकॉर्ड कर दिया। चौथे में क्या है, ऑब्टेन कंफर्मेशन। और पांचवें में क्या है, टेस्ट चेक फ्यू इनवॉइसेस विद द एंट्रीज। तो ये की वर्ड्स आप बस ध्यान में रख लो, आपको ये पूरा आंसर याद आ जाएगा। उसके बाद में आता है रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस। सीक्वेंस देख लो, जब हम लोग आते थे बिल बुक, पहला बिल होता था बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, उसका सीक्वेंस देख लो कि वो सीक्वेंस बराबर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ 4-5 बिल गायब है, फटे हुए हैं। तो रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, रिव्यू जर्नल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अगर आपको कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लग रहे हैं, ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा आपको बहुत अनयूजुअल लग रहा है, एक क्लोथिंग कंपनी है लेकिन इसने फार्मेसी कुछ मेडिसिन बेची है, तो आप उसका एक जर्नल एंट्री देख लो कि भाई जर्नल एंट्री क्या है, ये ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत अनयूजुअल लग रहा है ट्रांजैक्शन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न टू सेल्स एंड कंपेयर विद प्रीवियस ईयर। जो सेल्स रिटर्न होता है ना, सेल्स रिटर्न टू सेल्स का जो रेशियो है पिछले साल का इस साल से कंपेयर कर लो। तो अल्टीमेटली अकरेंस असर्शन, अगर एग्जाम में आया कि हाउ विल यू चेक द अकरेंस असर्शन ऑफ सेल्स एंड अदर इनकम, तो आप कैसे लिखोगे, एंश्योर द रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग प्रोसीजर। उसके अंदर 5 प्रोसीजर थे। उसके बाद में आपको देखना है कि रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइसेस प्रॉपर्ली सीक्वेंस में है या नहीं है। उसके बाद में आपको देखना है कि कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो उसकी जनरल एंट्री आपको रिव्यू करनी है। उसके बाद में सेल्स रिटर्न टू सेल्स का जो रेशियो है वो दोनों साल का कंपेयर करना है, ठीक है। अब आता है, पहले ये देखते हैं कंप्लीटनेस असर्शन कि सेल्स और आपने अदर इनकम जो रिकॉर्ड करी है वो कंप्लीट है, सारी सेल्स और अदर इनकम रिकॉर्ड करी है नहीं करी है, उसको कहते हैं कंप्लीटनेस असर्शन। वो कैसे चेक करोगे, टू एस्टैब्लिश द कंप्लीटनेस असर्शन परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। आप कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर लो ये देखने के लिए कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज किया है क्या। कट ऑफ एरर्स विल यूजुअली अराइज व्हेन कंपनीज रिकॉग्नाइज
revenue based on the date on which the sales invoices are generated rather than the date on which the risk and rewards are transferred. अभी जो आपने ऊपर कट ऑफ का पढ़ा, तो कट ऑफ के एरर कब अराइज होंगे, जब कंपनीज ने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया डेट के हिसाब से, ना कि तब जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए. देखो AS9 क्या बोलता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए. लेकिन अगर कोई कंपनी रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे नहीं कर रही लेकिन डेट के बेसिस पे कर रही, सेल्स इनवॉइस के डेट के बेसिस पे कर रही, तो वो गलत है ना. तो कट ऑफ एरर उस केसेस में हो सकते हैं. तो पहले दोनों पॉइंट कट ऑफ के ऊपर है कि कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, ठीक है, और कट ऑफ एरर्स किस चीज के यूजुअली अराइज हो सकते हैं. थर्ड है ट्रेस फ्रॉम द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू जनरल टू सेल्स जनरल. जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है, जब कोई भी माल आप बेचते हो तो उसका शिपिंग होता है ना. तो शिपिंग डॉक्यूमेंट को सेल्स जर्नल से चेक कर लो कि जितने भी शिपिंग डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है उन सबकी एंट्रीज सेल्स जर्नल में तो है ना. अगर नहीं है इसका मतलब एक एंट्री छूट गई है. उसके बाद में रिव्यू जीएसटी टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न्स एंड एंश्योर दैट द सेम आर रिकंसाइल्ड विद रेवेन्यू रिपोर्टेड. ठीक है, जो जीएसटी रिटर्न्स है उनको रिव्यू कर लो और एंश्योर करो कि वो रेवेन्यू जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करी है वो उससे मैच करे, क्योंकि जीएसटी रिटर्न में आपको रेवेन्यू लिखना होता है. ऐसा ना हो कि जीएसटी रिटर्न में रेवेन्यू लिखा है 10 करोड़ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू आ रहा है 15 करोड़. ठीक है, तो वो भी आपको चेक करनी चाहिए. तो कंप्लीटनेस असर्शन कैसे चेक होगा, दो पॉइंट कट ऑफ के थे. कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कट ऑफ एरर्स कब अराइज होंगे, उसके बाद में आपको जीएसटी रिटर्न चेक करना है, उसके बाद में शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को जर्नल एंट्रीज से ट्रेस करना है. अब लास्ट पॉइंट अपना आता है इस पेज पे, जो कि है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स? तो सेल्स एंड अदर इनकम के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक है, क्या है, whether disclosure of sales in respect of each class of goods has been made. अभी हर कंपनी में क्लास ऑफ गुड्स होते हैं, राइट. लाइक अगर क्लोथिंग कंपनी की बात करें तो शर्ट अलग हो गया, पैंट अलग हो गया, है ना. तो क्लास ऑफ गुड्स हो गए, तो ये हर एक क्लास ऑफ गुड्स का सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ठीक है, आपके शेड्यूल में. तो वेदर डिस्क्लोजर ऑफ सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स हैज बीन मेड. ठीक है, सेल्स का डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली किया है नहीं किया. सेकंड है वेदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द नोट्स एज रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम. अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है ना, उसको जो अपना शेड्यूल होता है, नोट्स होता है, उसमें इस तरीके से डिस्क्लोज करते हैं. सेल ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, सेल ऑफ सर्विसेज कितना हुआ और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितनी हुई. ये तीन पार्ट में उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बाइफरकेट करते हैं. तो वेदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज डिस्क्लोज सेपरेटली एज पर दिस फॉर्मेट, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज. उसके बाद में वेदर ब्रोकरेजेस एंड डिस्काउंट ऑन सेल्स अदर देन यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट हैज बीन डिस्क्लोज्ड. कितना ब्रोकरेज और कितना डिस्काउंट आपने सेल्स पे दिया, क्या वो डिस्क्लोज किया या नहीं किया. वेदर ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द नोट्स. अगर रिलेटेड पार्टी से आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया. तो क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, वेदर डिस्क्लोजर ऑफ सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हर क्लास ऑफ गुड्स के लिए डिस्क्लोजर अलग से किया है नहीं किया. तो वेदर डिस्क्लोजर ऑफ सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स हैज बीन मेड. ठीक है, उसके बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को तीन पार्ट में दिखाना है, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू. अगर रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजेक्शन किया है तो वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है नहीं किया है. एंड ब्रोकरेज और डिस्काउंट अगर है तो उसको सही तरीके से डिस्क्लोज किया है या नहीं किया. ठीक है, यहाँ पे मेरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाता है. अब हमारा लास्ट पे जाता है अदर इनकम का. ठीक है, चलो ठीक है. सो अभी हम लोग है अदर इनकम के ऊपर. जैसे हमने ऊपर देखा सेल ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वैसा उसके बाद में अदर इनकम. अदर इनकम मतलब कि जो भी आपकी एंटिटी है उसका जो मेन काम है उसके अलावा जो उसको इनकम हो रही है उसको कहते हैं अदर इनकम. मान लीजिए एक कंपनी है जिसका एपरल्स का काम है, कपड़े बनाने का काम है, और उसको अगर डिविडेंड इनकम हो रहा है या इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो वो उसका अदर इनकम रहेगा. अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अदर इनकम के लिए बताइए ऑडिट करने के दौरान क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर कंसीडर करना चाहिए, तो क्या लिखोगे. पहला है अदर इनकम में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है डिविडेंड का, कि वो कंपनी ने कोई भी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उनको डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड कहा जाता है अदर इनकम में जाता है. तो फॉर डिविडेंड्स वेरीफाई दैट द सेम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली व्हेन द एंटिटीज राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड. आपने पढ़ा होगा ये कि एंटिटी का राइट टू रिसीव जब तक एस्टैब्लिश नहीं होता डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो ये एक बार आप देख लीजिए कि जो भी डिविडेंड रिकॉग्नाइज किया है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड. सेकंड क्या है, इंटरेस्ट इनकम. दूसरा मेजर इनकम जो होता है अदर इनकम में वो होता है इंटरेस्ट इनकम, कि आपने किसी को पैसा दे रखा है उस पर आपको ब्याज मिल रहा है. फॉर वेरीफाइंग इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स
ठीक है। फिक्स डिपॉजिट्स आप बैंक में करते हो, एफडी, ठीक है, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कैसे वेरीफाई करें? ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओपन ड्यूरिंग द पीरियड, इस साल में कितने एफडी ओपन करे उसका लिस्ट आप मैनेजमेंट से ले लो। वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेड बाय द एंटिटी बाय द रिकम्प्यूटिंग, ठीक है। आप जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंटिटी ने किया है कि भाई हमने 1 करोड़ की एफडी करी है और एफडी के ऊपर 7% का इंटरेस्ट है तो 7 लाख का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, कैलकुलेटर से चेक करना है कि एक्चुअली 7 लाख हो रहा है, 7.5 लाख हो रहा है, 8 लाख हो रहा है। तो वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेड बाय द एंटिटी फॉर डिपॉजिट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट द पीरियड एंड, जितनी भी एफडी हमारे मार्च एंडिंग में अभी भी खड़े हैं, ट्रेस द सेम टू द डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन, तो बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो कि हमारे क्लाइंट का एफडी आपके बैंक में है या नहीं है। उसके बाद में ऑब्टेन अ कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बैंक एंड रिकंसिल, जो भी इंटरेस्ट इनकम एंटिटी को हुआ है, ठीक है, बैंक से एक बार उसका भी कंफर्मेशन ले लो कि आपने हमारे एंटिटी को, हमारे क्लाइंट को इतना इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया है। और लास्ट है ऑल्सो ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ फॉर्म नंबर 26A, 26A के अंदर आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट हो जाता, ठीक है। तो 26A से भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि इस कंपनी को कितना इंटरेस्ट इनकम हुआ है, ठीक है। तो अदर इनकम चेक करने के लिए 2 कंपोनेंट है, एक है डिविडेंड, एक है इंटरेस्ट इनकम। डिविडेंड के लिए वी हैव टू चेक दैट द राइट टू द डिविडेंड इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। इंटरेस्ट इनकम के लिए वी हैव टू चेक मल्टीपल पॉइंट्स, एक आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, एक जो एफडी आउटस्टैंडिंग है पीरियड एंड पे उसके लिए आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना है, इंटरेस्ट इनकम के लिए आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना है, कितनी एफडी इस साल में ओपन करी है उसकी लिस्ट मैनेजमेंट से मांगनी है। उसके बाद में यू हैव टू ऑब्टेन फॉर्म नंबर 26A का कॉपी ऑल्सो। उसके बाद में आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अभी ये जो अदर इनकम हमने पढ़ा, इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कैसे क्या डिस्क्लोजर आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में करना है। तो डिस्क्लोजर क्या है, वेदर अदर इनकम हैज बीन क्लासिफाइड एज, अदर इनकम को ये 4 पार्ट में क्लासिफाई करना पड़ता है, ठीक है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। पहला पार्ट है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा है डिविडेंड इनकम, तीसरा है नेट गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास में है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा या कोई लैंड है, बिल्डिंग ले रखी होंगी एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास में है उसके सेल करने पे जो भी गेन और लॉस होगा वो भी अदर इनकम में जाएगा। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कोई भी तरीके की नॉन ऑपरेटिव इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब उस कंपनी के मेन काम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मेन काम से हटके कोई भी इनकम है तो वो 4th वाले रेसिडुअल पॉइंट में जाएंगे, ठीक है। तो अदर इनकम को 4 पार्ट में डिस्क्लोज करेंगे। चलो ये हो गया। उसके बाद में ये हमारा आ जाता है, अब हम आते हैं परचेज के ऊपर, ठीक है। परचेज में क्या बोल रहा है वो, टू एस्टेब्लिश द अकरेंस असर्शन, ठीक है, परचेज का अकरेंस असर्शन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं। अकरेंस असर्शन मतलब क्या, कि ये परचेज एक्चुअली हुआ है, जो परचेज आपने लिखा है वो एक्चुअली परचेज हुआ है। तो उसके लिए क्या क्या करोगे, पहला है वेदर एनी फिक्टिशियस वेंडर हैव बीन बुक्ड, ठीक है, क्या कोई फिक्टिशियस वेंडर बुक किया गया। फिक्टिशियस वेंडर मतलब किसी कोई मिस्टर ए नाम का वेंडर क्रिएट कर दिया, ठीक है, और उसके नाम पे 1 करोड़ रुपए लिख दिए कि भाई हमने इससे 1 करोड़ रुपए का माल परचेस किया, लेकिन मिस्टर ए नाम का कोई वेंडर है ही नहीं, मतलब ऐसे झूठा फिक्टिशियस वेंडर क्रिएट कर दिया। तो क्या कोई फिक्टिशियस वेंडर बुक किया है क्या। उसके बाद में वेदर गुड्स वर रिसीव्ड एट द फैक्ट्री गेट एंड वेदर देयर एग्जिस्ट एन एंट्री इन द सिक्योरिटी गेट इन वर्ल्ड रजिस्टर। आपने परचेज किया तो माल आपकी फैक्ट्री में आएगा, नहीं तो जाएगा वहां पे, है ना। तो आपको अब ये चेक करना चाहिए कि ठीक है, बुक्स में लिखा है कि मिस्टर ए से 1 करोड़ का माल परचेस किया, लेकिन क्या वो फैक्ट्री गेट पे रिसीव हुआ क्या, क्योंकि हर फैक्ट्री गेट में सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर कंपलसरी होता है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर में उसका एंट्री होना चाहिए कि हाँ भाई 1 करोड़ का माल मिस्टर ए से परचेस किया है करके, ठीक है। तो क्या फैक्ट्री गेट पे वो दिख रहा है क्या, फैक्ट्री गेट पे अपने को वो मिला है क्या, ठीक है। उसके बाद में आता है वेदर क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वाज डन, ठीक है, जो गुड्स आपने परचेज किए हैं क्या उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ है क्या। अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर मान लो गुड्स खराब क्वालिटी के हैं तो फिर सामने वाले को पैसे नहीं देंगे ना अपन, उसको बोलेंगे तेरे गुड्स वापस लेके जा। तो क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन किया है या नहीं किया है। उसके बाद में आता है वेदर द परचेज इनवॉइस वाज अप्रूव्ड एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो परचेज हमने किया है क्या ये प्रॉपरली अप्रूव्ड था, ठीक है, क्या एक प्रॉपर अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया था कंपनी के अंदर, लाइक डायरेक्टर बोलो या डायरेक्टर के नीचे वाला आदमी बोलो, है ना, हायरार्की के हिसाब से प्रॉपरली अप्रूव्ड है या नहीं है।
ठीक है। तो अभी परचेज के ऑकरेंस असर्शन को लेकर हमने 4 पॉइंट देख लिए। एक हमने देखा कि कोई फिक्टिशन मैटर बुक हुआ है क्या, एक हमने देखा कि फैक्ट्री इनवर्ड गेट में उसकी एंट्री है क्या, एक हमने देखा क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ है क्या, एक हमने देखा वेदर परचेज इनवॉइस वाज अप्रूव्ड एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद में आता है द परचेज इनवॉइस रिसीव्ड शुड बी द ओरिजिनल कॉपी। जो परचेज इनवॉइस आपको मिला है वो ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल कॉपी ही आपको देखना है। उसके बाद में परचेज इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी। जो परचेज इनवॉइस है वो एंटिटी के नाम पे होना चाहिए ना। मालूम पड़ रहा हमारे पास परचेज इनवॉइस तो है लेकिन किसी और कंपनी के नाम का है, वो तो आपके नाम पे होना चाहिए ना कि भाई सो एंड सो कंपनी ने इतना माल परचेज किया करके। तो ऑडिटर शुड रिव्यू वेदर परचेजेस शुड बी कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस्ड ऑफ। अब ऑडिटर को ये भी देखना है कि जो परचेज किया क्या वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। अगर कैपिटल नेचर का है तो उसको कैपिटलाइज करके एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाना चाहिए, और अगर रेवेन्यू नेचर का है तो फिर उसको एक्सपेंस ऑफ करना चाहिए। तो वो भी ऑडिटर को देखना है। जैसे 7 पॉइंट आप परचेज के अंदर लिखने वाले हो, बहुत सिंपल से 7 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, असर्शन, ठीक है। ये सारों का मिला के क्या पॉइंट्स आप लिखोगे। तो एग्जाम के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस चेक करते समय क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं। इसमें 5 पॉइंट है। पहला क्या है, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एज एट द पीरियड एंड अलॉन्ग विद अ मंथली मूवमेंट। कि भाई साल की शुरुआत में कितने एम्प्लॉय थे उसका हमको लिस्ट दे दो या आप मैनेजमेंट से मांग लो, और फिर मंथली कितने मूवमेंट हुए, कितने नए एम्प्लॉय आए और कितने एम्प्लॉय गए, ठीक है, उसका मूवमेंट ले लो। तो आप पीरियड एंड के एम्प्लॉय अपने आप निकाल पाओगे। फॉर अ सैंपल ऑफ न्यू हायर्स ऑब्टेन द अपॉइंटमेंट लेटर, वेरीफाई वेदर द सैलरी वाज प्रोसेस्ड एज एग्रीड। अब जो भी नए हायर्स होते हैं, मतलब नए एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हो साल में, उनमें से किसी किसी का ना अपॉइंटमेंट लेटर आप ले लो। अपॉइंटमेंट लेटर में जो सैलरी लिखी है देखो उतनी ही सैलरी प्रोसेस हुई है क्या, या अपॉइंटमेंट लेटर में ज्यादा सैलरी लिखी है लेकिन हालांकि सैलरी कम जा रही है, ठीक है। उसके बाद में फॉर अ सैंपल सिलेक्ट रैंडमली ऑफ रिजाइन एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ने इस साल में रिजाइन कर दिया, ठीक है, सैंपल बेसिस पे कुछ एम्प्लॉय को पिकअप करो, ठीक है। ऑब्टेन देयर फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशन। जब भी कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो कंपनी उसको एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का फॉर्म देती है कि भाई हमारे हिसाब से हमको आपको इतना देना बाकी है या हमको आपसे इतना लेना बाकी है। तो जितने भी रिजाइन एम्प्लॉयज है उनका सैंपल बेसिस पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देख लो। उसके बाद में वेरीफाई इफ अप्रूवल ऑब्लिक प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशंस लाइक बोनस, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा। ये देख लो कि जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स है या ऑब्लिगेशंस है उन सभी के लिए प्रोविजन या अक्रूवल हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि ग्रेच्युटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, बोनस हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। सो वो आपको देखना है। Perform analytical procedure to obtain audit evidence as to the overall reasonableness of employee benefit expenses. Employee benefit expenses overall reasonable है या नहीं है, उसके लिए analytical procedure लगाओ और देखो कि पिछले साल कितना employee benefit expense था और इस साल कितना employee benefit expense है। अगर इसमें huge variation है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है employee benefit expense में जांच करने का, ठीक है। सो 5 पॉइंट हम लोग एग्जाम में लिखेंगे employee benefit expense को लेके। एक बार बिना देखे रिवाइज करते हैं। एक पॉइंट था कि न्यू हायर्स के केस में अपॉइंटमेंट लेटर आप चेक कर लो कि सैलरी इज एग्रीड सैलरी इज प्रोसेस्ड। इन केस ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉइज ऑन अ सैंपल बेसिस चेक द फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद में ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एट द पीरियड एंड, ठीक है, एंड मंथली मूवमेंट। उसके बाद में एंश्योर दैट द अप्रूवल ऑफ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड ऑब्लिगेशंस सच एज ग्रेच्युटी, बोनस, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट था हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब आता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में क्या है, अगर एग्जाम में डेप्रिसिएशन को लेके क्वेश्चन आया तो हम ये नीचे की 6 पॉइंट लिखेंगे। इसमें क्या पॉइंट है, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या प्रोसेस से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है एंटिटी, डब्ल्यूडीबी यूज करता है, एसएलएम यूज करता है, क्या तरीके से, क्या व्हाट इज द अकाउंटिंग पॉलिसी इन दैट रिगार्ड, आपको चेक करना है। तो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सिलेक्ट द सैंपल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर ऑन मटेरियलिटी एंड वेरीफाई द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी आपके पास में जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है उसमें से रैंडमली कोई भी एसेट निकालो
और उसका डेप्रिसिएशन चेक करो कि कितना परसेंटेज का डेप्रिसिएशन बोला है और एक्चुअली जो कैलकुलेट हुआ है वो कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्ट द सैंपल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर ऑन मटेरियलिटी कंसिडरेशन, मतलब जो ज्यादा बड़े अमाउंट की फिक्स एसेट है वो सिलेक्ट कर लो एंड वेरीफाई द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और उन पे रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन वेरीफाई कर लो कि रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन सही है या कुछ तो अनरीजनेबल है। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट, जैसे कि आपने एएस में पढ़ा होगा कि आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कंपोनेंट्स में बांटना है, ठीक है। तो जो भी मैनेजमेंट ने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए उसका लिस्ट ले लो, ठीक है। एंश्योर इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट हैव बीन प्रॉपर्ली अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड, इंटेंजिबल एसेट्स को प्रॉपर्ली अमोर्टाइज किया है ओवर द पीरियड, वो आप देख लो। एंश्योर डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो आपका रीवैल्यूड अमाउंट है, फिक्स एसेट का जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो सही तरीके से रीवैल्यूएशन रिजर्व में अकाउंट किया है या नहीं किया है वो देख लो, ठीक है। उसके बाद में एंश्योर दैट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैज बीन चार्ज्ड एज पर द यूजफुल लाइफ्स ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, पीपीई और इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को चार्ज किया है। तो अगर एग्जाम में डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के ऊपर पॉइंट आया तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हम लोग विल ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ठीक है, एंड वी विल चेक on materiality basis the rates of depreciation. We will obtain the understanding of entities process for depreciation. In case of intangible assets, it is to be ensured that it is properly amortized. ठीक है, obtain a list of all components identified by the management. Management ने जितने भी component identify किए हैं उनका लिस्ट आप ले लो। उसके बाद में ensure depreciation on revalued amount has been properly accounted from revaluation reserve. revaluation reserve में properly account for हो गया है या नहीं हुआ है वो आपको देखना है। और लास्ट है depreciation amortization यूजफुल लाइफ के हिसाब से चार्ज किया है या नहीं किया है वो आपको देखना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन है और depreciation के ऊपर, auditor needs to consider the following attributes while verifying for depreciation and amortization expenses. अभी आपको एक क्वेश्चन अलग ऐसा आ सकता है कि state some of the attributes which the auditor should consider while verifying depreciation and amortization expense. जहाँ पे attribute word आया वहाँ पे आपको ये सब लिखना है, ठीक है, और जहाँ पे attribute word नहीं आया वहाँ पे आपको ये 6 लिखना है, ठीक है। अब ये 6 क्या है, obtain the understanding of accounting policy related to depreciation, तो ये पहला पॉइंट और इसके पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा वो सिमिलर सा ही है, ठीक है। ensure the company policy for charging depreciation is as per the provisions of Companies Act. कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही है, ऐसा नहीं कि कंपनी एक्ट 2013 में कुछ और बोला है कंपनी कुछ और कर रही है। द अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली, और सालों साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी अप्लाई कर रहा है, नहीं तो एक साल डब्ल्यूडीबी करेगा, अगले साल एसएलएम करेगा, फिर अगले साल डब्ल्यूडीबी करेगा, तो वो सही नहीं है। Whether depreciation has been calculated after making adjustments of residual value. Residual value जो है, ठीक है, आपको एस पता होगा कि रेशिडुअल वैल्यू निकालने के बाद में जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन का रेट अमाउंट निकालते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि वेदर द डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ रेशिडुअल वैल्यू, वो आप देख लो। उसके बाद में वेदर डेप्रिसिएशन चार्जेस आर एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सही तरीके से कैलकुलेट किया है नहीं किया। वेदर ऑल डेप्रिसिएशन चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड, जो इस साल के डेप्रिसिएशन चार्ज है वो इस साल ही रिकॉर्ड हुए हैं, जो अगले साल के डेप्रिसिएशन चार्ज है वो अगले साल ही रिकॉर्ड हुए हैं। तो अगर एट्रीब्यूट्स के बारे में आया कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स ऑडिटर को कंसीडर करनी चाहिए जब वो डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चेक कर रहा है, तो क्या रहेगा, एक तो अकाउंटिंग पॉलिसीज, auditor should obtain the understanding of accounting policy. The accounting policy is applied consistently over the period. The accounting policy is in consonance with the Companies Act. ठीक है, उसके बाद में डेप्रिसिएशन रेट्स आर प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन कीपिंग इन रिगार्ड्स द रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। वेदर ऑल डेप्रिसिएशन चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग अदर एक्सपेंसेस के ऊपर, ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या है, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंसेस है और पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस है। एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी इसमें पहला क्या है, ऑब्टेन अ मंथ वाइज एंड कंसल्टेंट वाइज समरी। मंथ वाइज आपके कितने लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस लगे और कंसल्टेंट वाइज कौन से कंसल्टेंट को कितना अमाउंट आपने दिया, ठीक है। In case of monthly retainership agreement, verify whether the expenditure for all 12 months have been recorded correctly. अगर मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट है मतलब मंथ ऑन मंथ उसको रखना ही है अपने को, लाइक अगर हम उसको कुछ काम नहीं भी दिए तो भी उसको हमको उसका अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो आपको हमको देखना है कि जो 12 महीने का उसका अमाउंट है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है। और थर्ड है, द ऑडिटर शुड बी कॉशियस व्हाइल वाचिंग फॉर लीगल एक्सपेंसेस एज द सेम मे हाईलाइट अ डिस्प्यूट फॉर व्हिच द एंटिटी मे नॉट हैव मेड एनी प्रोविजन। जब वो लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस चेक कर रहा है
तो उसको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट उसको दिखता है जिसके लिए लीगल चार्जेस पे किए हैं, तो क्या उस डिस्प्यूट के ऊपर कोई AS29 के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट किया है या नहीं किया, जरूरत है या नहीं है, वो भी दिमाग उसको लगाना चाहिए। ठीक है, तो लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंस में 3 पॉइंट है। क्या? एक तो मंथ वाइज समरी ले लो, एक रिटर्नरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, और एक कॉशियस, ऑडिटर शुड बी कॉशियस इन रिगार्ड्स टू द प्रोविजन हैज बीन मेड और नॉट। उसके बाद में रेंट एक्सपेंसेस, ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलोंग विद द रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट सारे ले लो और मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल भी ले लो। वेरीफाई इफ एक्सपेंसेस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 पूरे 12 महीने का रेंट रिकॉर्ड किया है नहीं किया, वो देख लो। स्पेसिफिक कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू एस्केलेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर जो एस्केलेशन क्लॉज है उस पर स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए कि 10% अगर एस्केलेशन, रेंट का एस्केलेशन बोला है तो वो एस्केलेशन को फैक्टर किया है या नहीं किया। तो रेंट एक्सपेंसेस का आएगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे, एक तो मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल, ठीक है, एक एस्केलेशन क्लॉज और एक एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड फॉर एंटायर 12 मंथ्स। ठीक है, फिर लास्ट आता है पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। ठीक है, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस में ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलोंग विद पावर बिल्स। सब तीनों में एक कॉमन है, मंथ वाइज शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद में वेरीफाई एक्सपेंसेस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ्स। ये तो रेंट में और पावर एंड फ्यूल में दोनों में सेम पॉइंट है। ऑल्सो कंपाइल अ मंथ वाइज समरी ऑफ पावर यूनिट्स कंज्यूम। मंथ वाइज आपने कितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कंज्यूम किए वो आप देख लो, एंड एप्लीकेबल रेट, ठीक है, एंड चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिल। होता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो बहुत घपले होते हैं, बहुत ही फ्रॉड होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो आप खुद चेक करो कि कितने यूनिट कंज्यूम किए, पर यूनिट क्या रेट है, और जो आपका अमाउंट आ रहा है बिल के अमाउंट से मैच कर रहा है कि कर रहा है। ठीक है, चलो नाउ इसमें अदर एक्सपेंसेस में एक और ये नया डिस्क्लोजर आया है, तो मैंने इसको डाला है, ये अभी आया है अमेंडमेंट कि फॉलोइंग रेशियोज आर टू बी डिस्क्लोज। ये कुछ रेशियोज आपको अदर एक्सपेंस के शेड्यूल में डिस्क्लोज करने हैं, ये भी नया अमेंडमेंट है। तो क्या क्या रेशियो है? पहला है करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनको सबको आप लर्न कर लेना। उसके बाद में आता है लास्ट, वो है नोट्स टू बी डिस्क्लोज ऑन CSR। CSR के ऊपर क्या नोट्स डिस्क्लोज करने हैं? पहला है अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में कितना अमाउंट CSR के हिसाब से कंपनी को स्पेंड करना था। सेकेंड पॉइंट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कितना अमाउंट कंपनी ने स्पेंड किया। पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, कितना स्पेंड करना था, दूसरे में कितना अमाउंट स्पेंड किया, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ठीक है, तीसरा है शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना रह गया। चौथा है टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, पिछले साल कितना रह गया था। पांचवा है रीजन फॉर शॉर्टफॉल, क्यों रह गया, क्यों पूरा आपने खर्चा नहीं किया। और उसके बाद में है नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज, किन तरीके के CSR एक्टिविटीज पे आपने खर्चा किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए किया, पॉवर्टी के लिए किया, किसके लिए किया। Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movement in the provision during the year should be shown separately। अगर कोई प्रोविजन आपने किया था, कोई भी लाइबिलिटी को लेकर कोई प्रोविजन आपने किया था कि ये खर्चा हमको करना है, पिछले साल आपने कोई प्रोविजन किया था तो इस साल देख लो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। ठीक है, तो CSR में क्या डिस्क्लोजर है? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, अमाउंट स्पेंड, शॉर्टफॉल ड्यूरिंग द ईयर, शॉर्टफॉल ऑफ प्रीवियस ईयर, रीजन फॉर शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज, ये मेजर पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर 9 पूरा खत्म हो जाता है। ये इसमें मैंने चैप्टर 9 ऑलमोस्ट पूरा कवर किया है। इसके थ्रू चैप्टर 9 करोगे तो बहुत फटाफट और अच्छे से होगा। आपको लगता है कोई चीज़ कवर नहीं हुई है तो आप सेपरेटली उसको शेड्यूल आइए कवर कर देना। मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कवर हो चुका है। ठीक है।